नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है वन एग्ज़ाम डॉट इन पर। जैसे कि आप लोगों को पता है, अकाउंट्स ऑफिसर वैकेंसी 2021 आ चुकी है। जूनियर अकाउंट वैकेंसी 2021 जिसका नोटिफिकेशन अभी पेंडिंग है, बट वो भी आ जाएगा। हमारे सामने बेस्ड एग्ज़ाम पेपर आपके लिए बनाया गया है। वन एग्ज़ाम डॉट इन ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको सारे मटेरियल मिल जाएंगे। ये मटेरियल जो कि आपके रेलिवेंस रखते हैं किससे, अकाउंट ऑफिसर वैकेंसी और जूनियर अकाउंटेंट वैकेंसी 2021 से, क्योंकि फाइनेंस अकाउंट्स सिलेबस में है आपके अकाउंट ऑफिसर्स के और जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी के अंदर। और इस पर्टिकुलर अकाउंट्स के अंदर काफ़ी सारे पार्ट्स हैं, जैसे कि कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टैक्सेशन, ऑडिटिंग और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट। अब आप इतने सारे सब्जेक्ट्स के लिए आपको परेशानी होगी कि हम पढ़े क्या क्या छोड़े, ये सबके मन में सवाल होगा कि हम कौन सी बुक्स को रेफ़र करें, कहाँ से कंटेंट उठाएं, कहाँ से हम ये सारी चीज़ें लें। तो सबका सॉल्यूशन आपके पास एक ही जगह पे सॉल्यूशन मैंने आपको प्रोवाइड कर लिया वन एग्ज़ाम डॉट इन पर। वन एग्ज़ाम डॉट इन पर इस सॉल्यूशन के साथ, इस पर्टिकुलर वन एग्ज़ाम डॉट इन के प्लेटफॉर्म पर आपको ये सारे मटेरियल, और वो सारे मटेरियल सिर्फ और सिर्फ रेलिवेंट मटेरियल, वो भी फालतू की चीज़ें नहीं, सिर्फ रेलिवेंट मटेरियल जो कि आपके पर्टिकुलर इस वैकेंसी के, इस रिक्रूटमेंट के रेलिवेंट है, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे एकत्रित कर दी है और एक इसको कंपाइल कर लिया और आपके लिए अवेलेबल करवा दिया। तो अब आपको और कोई एक्स्ट्रा, नो एक्स्ट्रा बुक, कोई एक्स्ट्रा बुक आपको रेफ़र करने की आवश्यकता नहीं है, किसी प्रकार के नोट्स देखने की आवश्यकता नहीं है आपको। ये जो मटेरियल जो वन एग्ज़ाम डॉट इन पर आपके लिए अवेलेबल है, ये आपके लिए पर्याप्त मटेरियल है, आपको पढ़ने के लिए स्टडी मटेरियल पर्याप्त है। और यहाँ पे हमने सारी वो चीज़ें इंक्लूड कर ली जो कि इस एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। हमने ये सब हमारे जो पास्ट एक्सपीरियंस प्रोफेसर्स हैं, जो कॉलेज प्रोफेसर्स हैं, कॉलेज लेक्चरार्स हैं पर्टिकुलर फील्ड के, हमारे साथ 2018 के टॉपर, 2018 के इसी अकाउंट ऑफिसर के टॉपर सीए संदीप बिश्नोई, जो कि पूरे राजस्थान में टॉप थे, उनसे कंसल्ट करते हुए कि एग्ज़ाम में किस तरीके के सवाल आते हैं, उनकी राय लेते हुए इसी के साथ एक नोटिफिकेशन वीडियो पे आपके सामने होगा जिसके बारे में, एग्ज़ाम के बारे में, इस पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट के लिए आपको सारी जानकारी उसके अंदर दी गई है कि भाई ये रिक्रूटमेंट कौन एलिजिबल है, कितनी पोस्टों के लिए है, और क्या सिलेबस है, क्या क्या आएगा, किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, राइट। और उसी सारे रिकमेंडेशन और उसी सारे सजेशन के ऊपर बेसिस करके हमने उनके गाइडेंस के अकॉर्डिंग हमने ये बेस एग्ज़ाम पेपर तैयार किया है, जिसमें हम 120 क्वेश्चन, 120 नंबर्स के क्वेश्चंस होंगे। तो 120 क्वेश्चन आपके सामने हर किसी जैसे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल, टैक्सेशन, ऑडिट और इन सब से लेते हुए हमने ये 120 क्वेश्चन तैयार किए हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिन्हें मैं आपके सामने यहाँ पे सॉल्व करते हुए चलूँगा। इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे। इसी के साथ साथ इस वन एग्ज़ाम डॉट इन पर हमने आपको मटेरियल तो प्रोवाइड किया है, साथ में 10 MCQ टेस्ट भी प्रोवाइड कर रहे हैं हम वहाँ पे, यानी कि अराउंड 1500 प्लस MCQs आपके लिए अवेलेबल है, जो आप सॉल्व करोगे, जिसका आप टेस्ट दोगे, जिसके टेस्ट देने के बाद आपको ये आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनका आंसर किस तरीके से दिया जाता है, राइट। हमने आपके लिए अच्छी फैसिलिटी इंट्रोड्यूस की है, जहाँ पे आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन मिल जाएगा। हर कहीं इधर उधर आपको मटेरियल ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, एक ही जगह, एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको मटेरियल भी मिल जाएगा और MCQ भी मिल जाएंगे, राइट। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम स्टार्ट करते हैं हमारा बेस एग्जाम पेपर, राइट। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, विच टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग यूजेस एनालिसिस ऑफ वेरिएंस इज अ पॉपुलर मेथड फॉर कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट कंट्रोल। अच्छा, सीधी सी बात है, इस क्वेश्चन में बात करें एनालिसिस ऑफ वेरिएंस की। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस कहाँ पे आता है, तो जब आप कॉस्टिंग पढ़ोगे उसमें आपको पता चलेगा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, जो क्या है, सिर्फ वेरिएंसेस के ऊपर बेसिस है, मटेरियल वेरिएंस है, लेबर वेरिएंस है, राइट। और ये सारे वेरिएंस इसी के अंदर है। तो जब एनालिसिस ऑफ वेरिएंस की बात आती है तो कॉस्ट कंट्रोल का कौन सा मेथड यूज होता है, तो देन द राइट आंसर इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। सेकंड नंबर क्वेश्चन, डैश इज द प्रैक्टिस ऑफ चार्जिंग ऑल डायरेक्ट कॉस्ट टू ऑपरेशंस, प्रोसेस और प्रोडक्ट एंड राइटिंग ऑफ ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट टू
P&L अकाउंट। कहने का मतलब ऐसी प्रैक्टिस जो क्या करे, डायरेक्ट कॉस्ट को ऑपरेशन प्रोसेस और प्रोडक्ट के रिलेटेड चार्ज करे, और जो इनडायरेक्ट कॉस्टेज है उनको रिटर्न ऑफ कर दे P&L अकाउंट में। और ऐसी कॉस्टिंग को क्या कहते हैं? द राइट आंसर इज डायरेक्ट कॉस्टिंग। इसको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट कॉस्टिंग। डायरेक्ट कॉस्टिंग में क्या होता है, जो डायरेक्ट कॉस्ट है प्रोडक्शन रिलेटेड वो तो प्रोडक्शन और उसके प्रोसेस में चार्ज कर लिए जाते हैं, लेकिन जो इररेलेवेंट इनडायरेक्ट कॉस्ट है वो सारे कहाँ चार्ज किए जाते हैं? P&L अकाउंट में एट टोटल एट कंसोलिडेटेड चार्ज किए जाते हैं, राइट। मार्जिनल कॉस्टिंग, हिस्टोरिकल कॉस्टिंग एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, इनका सिस्टम अलग है, आगे इसको लेते हुए चलेंगे। नंबर 3, कंप्यूट EBQ। EBQ का मतलब क्या होता है? एक आपने EOQ भी पढ़ा होगा, राइट, आपने EOQ भी पढ़ा होगा, और एक है आपके सामने EBQ। ये लगभग सेम ही है, राइट। इसमें बैच क्वांटिटी की बात की जाती है, यहाँ पे ऑर्डर क्वांटिटी की बात की जाती है, बात लगभग दोनों की सेम ही है। क्या बोला? इफ एक्चुअल डिमांड इज 40,000 यूनिट, सेटिंग अप कॉस्ट इज 100, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पर यूनिट इज ₹2,000 एंड इंटरेस्ट रेट इज 10%। जब बात इस तरीके की आ जाती है तो हमारे EOQ का फॉर्मूला या EBQ का फॉर्मूला क्या है हमारे सामने? 2AO/C। ये तो पता ही है, एनुअल डिमांड। ए का मतलब, ओ का मतलब यहाँ क्या है? ओ का मतलब है ऑर्डर कॉस्ट एंड सी का मतलब कैरिंग कॉस्ट। तो इस क्वेश्चन में पर्टिकुलर क्या है? 40,000। क्या है पर्टिकुलर? 40,000। मैं थोड़ा सा साइड में इसको एक और ऐड करते हुए चलता हूँ। हमारा एनुअल डिमांड क्या है हमारे पास? 40,000। वेट अ मिनट जी, 40,000 हमारे पास क्या है? 40,000 एनुअल डिमांड है, यानी ये हमारे पास है। ओ ऑर्डर क्वांटिटी क्या है? ऑर्डर क्वांटिटी हमारे पास है, सॉरी, कॉस्ट ऑफ ऑर्डर क्या है? कॉस्ट ऑफ ऑर्डर सेटिंग अप कॉस्ट क्या होगी? हमारे कॉस्ट ऑफ ऑर्डर है वो कितनी है? वो है सर 100 रुपीज़। एंड सी यानी कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट कितना है? 10% इंटरेस्ट है। 10% ऑफ वॉट? 10% हम किसका लेंगे? 10% मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का लेंगे, यानी 2,000, यानी 2,000 कॉस्ट है, इसका 10% कितना हो जाएगा? 200 रुपये। 10% कितना हो जाएगा? 200 रुपये, राइट। चला आगे, ठीक है। फॉर्मूला फिट करते हैं अपने, 2AO/C, यानी 2 इंटू 40,000 इंटू सेटिंग कॉस्ट कितनी है? 100 डिवाइड बाई 200, इसका अंडर रूट। जब इसको सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आएगा 200 यूनिट्स। हमारा आंसर आएगा 200 यूनिट्स। मैं थोड़ा सा फास्ट लेते हुए चल रहा हूँ, इनको सॉल्व करने में आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, वो तो आपको वो भी करवा देता हूँ मैं। ये देखो, ये कट गया, बचा 40,000। 40,000 अंडरस्टूड निकालोगे तो निकलेगा 200 यूनिट। थोड़ा सा फास्ट करना पड़ेगा। एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि आपको हर क्वेश्चन को समझना है, ढंग से पढ़ना है और फास्ट क्विकली उसका आंसर, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, मोस्ट फेवरेबल आंसर आपको देना है। तो इसका आंसर क्या हो गया? सी हो गया। इसका आंसर क्या हो गया? सी। क्वेश्चन नंबर 4, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। कैपिटल जो आपने इन्वेस्ट की है उसके ऊपर लगने वाला इंटरेस्ट, उसके ऊपर लगने वाला इंटरेस्ट, जो कैपिटल आपने इन्वेस्ट कर चुके हैं उसके ऊपर लगने वाला इंटरेस्ट हमारे लिए क्या हो जाएगा? हमारे लिए हो जाएगा सेटिंग अप कॉस्ट। क्या हो जाएगा? सेटिंग अप कॉस्ट। तो सेट कर रहे हैं हम उसकी सेटिंग अप कॉस्ट, क्योंकि जो पैसा लग चुका है सेट, बिजनेस को सेट या इन्वेस्ट करने के लिए, उसके ऊपर जो कैपिटल लगा है उसकी जो इंटरेस्ट होगा वो सेटिंग अप कॉस्ट में जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। क्वेश्चन नंबर 5, द मोस्ट सुटेबल कॉस्टिंग सिस्टम वेयर द प्रोडक्ट डिफर इन टाइप ऑफ मटेरियल एंड वर्क परफॉर्म्ड इज। जहाँ पे ये बोल रहा है वो ऐसा कॉस्टिंग सिस्टम जहाँ पे प्रोडक्ट भी अलग होता है और उसका मटेरियल भी अलग होता है, यानी 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 वेयर द प्रोडक्ट डिफर इन टाइप्स ऑफ मटेरियल एंड वर्क परफॉर्म्ड, यानी प्रोडक्ट तो अनेक है लेकिन उसका मटेरियल और वर्क परफॉर्मेंस अलग अलग है। तो इस टाइप का अगर कोई बिजनेस हो तो वहाँ पे सबसे सूटेबल कॉस्टिंग सिस्टम कौन सा लगता है? तो सबका आंसर होगा जॉब कॉस्टिंग। सबका आंसर होगा जॉब कॉस्टिंग। क्यों? कि सर जॉब कॉस्टिंग के अंदर क्या होता है, अलग अलग तरीके की प्रोडक्ट्स होते हैं, अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट में मटेरियल होते हैं और उनका वर्क परफॉर्मेंस अलग होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें एग्जांपल दूँ तो जैसे कि मेडिकल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हमेशा क्या होता है, अलग अलग तरीके की दवाई और उनका फॉर्मूले अलग अलग होते हैं, केमिकल इक्वेशन सबकी अलग अलग होती है। तो उनके लिए क्या बनती है? जॉब कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग यूज़ होती है उस पर्टिकुलर बिजनेस के अंदर। उस बिजनेस के अंदर जॉब कॉस्टिंग यूज़ करने का मतलब हर जॉब का पर्टिकुलर क्या दिया जाता है, अलग अलग सिस्टम होता है, अलग अलग मटेरियल होता है और अलग अलग उनका प्रोसेस होता है, राइट। नेक्स्ट, द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज फिक्स्ड इन एडवांस इन केस ऑफ। सवाल आपके सामने है छठा, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जहाँ पे फिक्स हो इन एडवांस, जहाँ पे एडवांस में कॉन्ट्रैक्ट प्राइस फिक्स हो, उस किस किस केस में फिक्स हो सकती है? तो भैया क्योंकि एडवांस हमेशा फिक्स होगा, तभी फिक्स होगा जब उसकी प्राइस, कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस हमेशा क्या होगी? फिक्स होगी। तो वहाँ पे एडवांस भी क्या होगा? फिक्स होगा। क्वेश्चन नंबर 7, विच इज़ ट्रू अबाउट द प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग के बारे में क्या बातें इसमें से सही है?
प्रोडक्शन टेक ए लॉन्ग ड्यूरेशन, कोई ज़रूरी नहीं है। ईच आउटपुट इन इज कस्टमर स्पेसिफिकेशन, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी तो ना स्पेसिफिकेशन के हिसाब से बनेगा, वही प्रोसेस कॉस्टिंग लगेगा। प्रोडक्शन इज डन इन लॉट्स एंड बैचेस, ये भी कोई आवश्यकता नहीं है कि प्रोडक्ट जो प्रोडक्शन होगा वो लॉट और बैचेज में होगा। लेकिन प्रोडक्शन इज कंटिन्यूस, 100% प्रोडक्शन जहाँ कंटिन्यूस होता है वहीं तो प्रोसेस कॉस्टिंग लगती है। जहाँ प्रोसेस ए बी सी ऐसे कंटिन्यू चलता रहता है प्रोसेस, तो तभी तो प्रोसेस कॉस्टिंग का यूज होता है। तो द राइट आंसर इज डी, प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्शन इज कंटिन्यू। नेक्स्ट, टू और मोर प्रोडक्ट ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस, टू और मोर प्रोडक्ट ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस साइमल्टेनियसली प्रोड्यूस फ्रॉम द सेम रॉ मटेरियल, जब सेम रॉ मटेरियल से दो या उससे अधिक प्रोडक्ट इक्वली इंपॉर्टेंस के साथ, ये ध्यान रखना मेरी बात, इक्वली इंपॉर्टेंस के साथ अगर दो या दो से अधिक अधिक क्या प्रोडक्ट बन रहे हो, तो उस प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, उस प्रोडक्ट को बोलते हैं जॉइंट प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, जॉइंट प्रोडक्ट। तो सर ये को प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट जो हमें कंफ्यूज करता है, इसका क्या मतलब है। को प्रोडक्ट का मतलब हुआ साइमल्टेनियसली तो ये भी बनता है, यानी आपका मेन प्रोडक्ट है उसके साथ साथ ये भी बनेगा, को प्रोडक्ट यानी उसके साथ वाला प्रोडक्ट। लेकिन इसमें जो मटेरियल यूज होगा को प्रोडक्ट में, वो मटेरियल सेम नहीं होगा। यहाँ पे बात होती है सेम मटेरियल से दो प्रोडक्ट बन जाते हैं, लेकिन को प्रोडक्ट में मटेरियल सेम नहीं होता। और बाई प्रोडक्ट की बात ये होती है बनाना हम कुछ और चाह रहे हैं, वो तो बन ही रहा है, उसके साथ एक्स्ट्रा में एक और प्रोडक्ट बन जाता है जिसको बाई प्रोडक्ट कहते हैं, जिसको सेकंड प्रोडक्ट भी कहते हैं, राइट। तो हमारा क्वेश्चन ये था कि टू और मोर प्रोडक्ट फ्रॉम इक्वल इंपॉर्टेंस, सेम इंपॉर्टेंस से दो से अधिक प्रोडक्ट बन रहे, साइमल्टेनियसली बन रहे, प्रोड्यूस फ्रॉम द सेम रॉ मटेरियल, एक ही रॉ मटेरियल से बन रहे, तो उन्हें क्या बोला जाएगा, जॉइंट प्रोडक्ट। देखो आपको एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपको टर्मिनोलॉजी याद रखनी पड़ेगी, कुछ शब्द पकड़ के रखने पड़ेंगे। जैसे इन तीनों में शब्द होंगे, जहाँ इक्वल इंपॉर्टेंस रखने के बाद सेम रॉ मटेरियल से बनेगा तो जॉइंट प्रोडक्ट होगा। जहाँ पे को प्रोडक्शन कब होगा, जहाँ पे सब कुछ सेम है लेकिन रॉ मटेरियल इनका इक्वली नहीं होता, ज़्यादातर नहीं होता, नॉट नेसेसरी कि हमेशा रॉ मटेरियल इक्वल होगा, ठीक है। तीसरी बात, बाई प्रोडक्ट का मतलब क्या, बनाने हम तो और जा रहे हैं, इसके साथ एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बन गया, इसको सेकंड प्रोडक्ट भी कहते हैं, उसको तो बाई प्रोडक्ट। तो आंसर इज जॉइंट प्रोडक्ट। नेक्स्ट, विच मेथड ऑफ अपॉर्चमेंट डिवाइड्स जॉइंट कॉस्ट टू फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट, जॉइंट कॉस्ट को फिक्स्ड और वेरिएबल में डिवाइड करता है, वो कौन सा मेथड है ऑफ अपॉर्चमेंट। अपॉर्चमेंट का मतलब ये हुआ कि जब जॉइंट कॉस्ट, ये किसी की जॉइंट कॉस्ट यानी 1,00,000 रुपये किसी की जॉइंट कॉस्ट है, उसमें फिक्स कितनी वेरिएबल कितनी है, हमें इसको तोड़ के अलग करना है, तो इस अलग करने के तरीके को बोलते हैं फिजिकल यूनिट मेथड। क्या बोलते हैं, फिजिकल यूनिट मेथड, जहाँ पे क्या रहता है जॉइंट कॉस्ट को हम फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में अलग कर सकते हैं, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में अलग कर सकते हैं। क्योंकि हमारे सामने चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में सर्वे मेथड में इसका मतलब नहीं हो सकता कि सर्वे मेथड में आप क्या करोगे, सर्वे करोगे किसी प्रोडक्ट को, सर्वे करते समय आपको जॉइंट फिक्स्ड और वेरिएबल आप उसको डिवाइड नहीं करते, खाली सर्वे करने से आप अलग नहीं कर सकते। नंबर वन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से वेरिएंस पता करता है, एंड नंबर सी क्या है आपके सामने, कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड, उसका कोई मतलब ही नहीं है। मार्जिनल कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड क्या होता है, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को डिनोट करता है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड यानी वेरिएबल कॉस्ट को डिनोट करता है, लेकिन ब्रेक इवन पॉइंट होगा तो यहाँ पे फिक्स कॉस्ट को भी डिनोट करेगा। लेकिन हमारे यहाँ ये कभी अलग नहीं कर सकता, ये क्या नहीं कर सकता, अलग नहीं करता, यानी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग अलग नहीं कर सकता, मार्जिन कॉस्टिंग अलग नहीं कर सकता, सर्वे मेथड नहीं कर सकता। तो आंसर इज फिजिकल यूनिट। और आपको बता दूं फिजिकल यूनिट मेथड जब पढ़ोगे इसकी डेफिनेशन यही है, इसका मतलब होता है जब जॉइंट कॉस्ट से फिक्स्ड और वेरिएबल को अलग किया जाता है, जॉइंट से फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट को अलग किया जाता है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, चले आगे। ओके, नेक्स्ट, द एस्टिमेटेड प्रॉफिट, क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं अपन, द एस्टिमेटेड प्रॉफिट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट एंड फर्दर, ध्यान रखना एस्टिमेटेड प्रॉफिट है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है, एंड फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, और उसको वापस प्रोसेस करने की कॉस्ट ऑफ किसकी, बाई प्रोडक्ट को, जो बाई प्रोडक्ट हमारा हुआ है उस बाई प्रोडक्ट यानी याद ध्यान रखना, यहाँ मैंने बताया था क्या, द सेकेंड प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट की प्रॉफिट उसका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, एंड जो उसको वापस फर्दर, कई बार कच्चा माल बनता है उसको फर्दर प्रोसेस करने के बाद वो सेलिंग कंडीशन में आ जाता है, यानी सेलेबल कंडीशन में आ जाता है, तो फर्दर प्रोसेस कॉस्ट भी मिलाकर ये सारा इकट्ठा करके इसको आर डिडक्टेड, ये सब डिडक्ट किया जाता है किससे, फ्रॉम द सेल वैल्यू ऑफ द बाई प्रोडक्ट, यानी इस बाई प्रोडक्ट की जो सेल वैल्यू है उसमें से ये सारा डिडक्ट किया जाता है, तब हमारे सामने जो आता है, एंड द नेट अमाउंट या तो प्लस होगा या माइनस होगा, जो नेट अमाउंट आएगा वो हम किस में से करते हैं, तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो मेन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मेन आपका
मटेरियल है उसमें से लेस करते हैं, यानी रिवर्स चल रहा है सब चीज़ें, समझ रहे हो आप मेरी बात। हमेशा करते हैं सेल्स वैल्यू में से वेरिएबल कॉस्ट और ये सारे निकालते हैं, फिर बचता है जिसको प्रॉफिट कहते हैं। ये बोलता है प्रॉफिट भी जोड़ दो, ये भी जोड़ दो, ये भी जोड़ दो और सेल्स वैल्यू में से लेस कर दो, यानी ये क्या कर दो आप, ये क्या करो, सेल्स वैल्यू में से लेस कर दो, यानी हम रिवर्स चल रहे हैं यहाँ पे, क्या चल रहा है, रिवर्स। तो दिस मेथड ऑफ अकाउंटिंग, दिस मेथड ऑफ अकाउंटिंग ऑफ बाय प्रोडक्ट इज कॉल्ड, इसको हम क्या बोलेंगे, देखो रिवर्स चल रहे हैं, आपको समझ में तो आएगी यार, रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड हो नहीं सकता, स्टैंडर्ड कॉस्ट वेरिएंस को डिनोट करता है, जॉइंट कॉस्ट यहाँ पे बात हो ही नहीं रही है, तो बात क्या होगी, रिवर्स कॉस्ट मेथड, और ये इसकी डेफिनेशन भी है, जब आप पढ़ोगे तो इसकी डेफिनेशन भी यही है। क्वेश्चन नंबर 11, अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट, मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर स्टॉक किस पे वैल्यू होगा, कॉस्ट ऑफ मार्केट प्राइस विच एवर इज लो, दूसरा ऑप्शन टोटल कॉस्ट, तीसरा ऑप्शन मार्जिनल कॉस्ट ओनली, एंड चौथा मार्जिनल कॉस्ट प्लस। जब भी मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ेंगे हम सिर्फ किसकी बात करेंगे, वेरिएबल्स पे डिनोट करेंगे, किसकी बात करेंगे, वेरिएबल्स, यानी मार्जिनल कॉस्टिंग में डिसीजन लिया जाता है उसके वेरिएबल कॉस्ट को बेसिस करते हुए, उसको वेरिएबल कॉस्ट को बेसिस करते हुए। तो अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग स्टॉक हमेशा किस पे वैल्यूड होगा, द आंसर इज सी, द आंसर इज सी, मार्जिनल कॉस्ट ओनली, वो किस पे होगा, मार्जिनल कॉस्ट ओनली, राइट। क्वेश्चन नंबर 12, व्हेन ब्रेक इवन पॉइंट इज 1000, ब्रेक इवन पॉइंट हमारे सामने कितना है 1000, सेलिंग प्राइस कितनी है 12 रुपीज़, वेरिएबल कॉस्ट कितना है 7, फाइंड आउट फिक्स कॉस्ट, सीधा सिंपल ऐसे सवाल है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। देखो सेल्स वैल्यू है माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन ये क्या आ जाता है कंट्रीब्यूशन, सेल्स वैल्यू कितनी है 12, 12 में से 7 गए, बचे कितने 5, तो कंट्रीब्यूशन गया 5। ये बोलता है ब्रेक इवन पॉइंट 1000, ब्रेक इवन पॉइंट जब मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ोगे तब ध्यान रखना ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ पे होगा, जहाँ फिक्स्ड कॉस्ट होगी, जहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट क्या हो सकती है, रिकवर हो सकती है, जहाँ फिक्स कॉस्ट रिकवर हो सकती है वो पॉइंट का क्या कहलाता है, ब्रेक इवन पॉइंट कहलाता है, ब्रेक इवन पॉइंट कहलाता है, यानी ब्रेक इवन पॉइंट कितना 1000, 1000 पे फिक्स कॉस्ट यानी पूरी रिकवर हो रही है, ऐसा पॉइंट जहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस हो, क्या नो प्रॉफिट नो लॉस हो, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। तो यानी यहाँ पे प्रॉफिट लॉस तो है ही नहीं, यानी 1000 है, कॉन्ट्रीब्यूशन 5 है, कहने का मतलब 1000 इंटू 5 इजिकल टू 5000 हमारी क्या हो जाएगी फिक्स कॉस्ट, यानी यहाँ पर अगर 1000 यूनिट बनाते हो तो सिर्फ और सिर्फ क्या होती है फिक्स कॉस्ट रिकवर हो सकती है, यानी फिक्स कॉस्ट रिकवर हो गया, प्रॉफिट लॉस कुछ नहीं हुआ, लेकिन आपका सारी की सारी कॉस्ट क्या हो गई रिकवर हो गई, तो यहाँ पे आंसर इज 5000 सी। नेक्स्ट, राइट। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखना, बहुत ऐसे दिखने में बहुत ईजी है, जब सॉल्यूशन हो जाता है तब लगता है ये क्या किया है, तो बस इंटू कर ला, लेकिन जब क्वेश्चन सामने होता है तब थोड़ा सा आप कंफ्यूज, लिटिल बिट कंफ्यूज हो जाते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 30, budget having no relevance in evaluating the performance of an activity, जहाँ ऐसा कौन सा बजट है जिसका रेलिवेंस कुछ ना हो, किससे, इवेल्यूटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्टिविटी, एक्टिविटी के परफॉर्मेंस के साथ इसका कोई रेलिवेंस नहीं हो, ऐसा कौन सा बजट होता है, तो भैया फ्लेक्सिबल बजट में क्या होता है, परफॉर्मेंस के साथ रेलिवेंस है 100%, एक्टिविटी अगर ज़्यादा होगी तो वेरिएबल फ्लेक्सिबल बजट क्या होगा, ज़्यादा होगा कम होगा, ये फ्लेक्सिबल होगा, वेरिएबल्स के ऊपर बेसिस करेगा, यानी एक्टिविटी के ऊपर बेसिस करेगा, अगर ऊपर नीचे होगा तो ये कॉस्ट भी ऊपर नीचे होगा, माल ज़्यादा बिकेगा कम बिकेगा, उसकी एक्टिविटी ज़्यादा कम होगी, उसके साथ फ्लेक्सिबल बजट भी कम ज़्यादा होता है। कैश बजट तो टोटली कैश पे बिलीव करता है, उसी पे डिपेंड करता है, सेल्स बजट सेल्स पे करेगा, लेकिन फिक्स बजट ऐसा है जिसका कोई रेलिवेंस नहीं होता किससे, परफॉर्मेंस ऑफ एक्टिविटी, यानी सेल्स बजट भी डिपेंड करेगा ऊपर नीचे अगर मार्केट होगा, या सिंपल से एग्जांपल से बता रहा हूँ मार्केट की बात में, यानी कोई भी एक्टिविटी, यानी सेल्स बढ़ेगी कम होगी तो कैश पे भी फर्क पड़ेगा, सॉरी कैश पे भी फर्क पड़ेगा, सेल्स पे भी फर्क पड़ेगा, फ्लेक्सिबल बजट पे भी फर्क पड़ेगा, लेकिन फिक्स बजट पे किसी प्रकार का फर्क नहीं पड़ेगा, फिक्स बजट पे किसी प्रकार का फर्क नहीं पड़ेगा, तो आंसर इज फिक्स बजट, आंसर इज फिक्स बजट। समझ में आई मेरी बात, यानी ऐसा कौन सा बजट है जिसका कोई रेलिवेंस नहीं है परफॉर्मेंस ऑफ एक्टिविटी से, द आंसर इज सी, फिक्स बजट। क्वेश्चन नंबर 40, इफ एन ऑर्गेनाइजेशन हैज ऑल द रिसोर्सेज इट नीड्स फॉर द प्रोडक्शन देन द प्रिंसिपल बजट फैक्टर इज मोस्ट लाइकली टू बी, अगर ऑर्गेनाइजेशन के पास सारे रिसोर्सेज है जो उसके प्रोडक्शन के लिए काम आते हैं, तो उसका जो प्रिंसिपल बजट है वो किसके ऊपर फोकस्ड होगा, या किसी के ऊपर वो बजट फैक्टर, फैक्टर का मतलब जो की फैक्टर होगा जिसके ऊपर फोकस होगा, तो भैया अगर सारे रिसोर्सेज आपके पास है तो नॉन एग्जिस्टिंग कोई रिसोर्स नहीं है उसके ऊपर, नहीं, जब सारे ही है तो कुछ नहीं होने का तो सवाल ही नहीं उठता। रॉ मटेरियल, जब सारे रिसोर्स हो गए तो रॉ मटेरियल इसके अंदर इंक्लूड हो गया, तो इसको बजट फैक्टर क्यों रखे अपन। लेबर सप्लाई कोई आवश्यकता नहीं, रिसोर्सेज में ये भी आ गया, लेकिन सेल्स डिमांड ये रिसोर्सेज में आएगी क्या, नहीं, सेल्स डिमांड के ऊपर अपना जब सारे रिसोर्सेज अपना सब कॉस्ट ऑफ कॉस्ट प्रोडक्शन प्रोडक्शन कैपेसिटी अपनी ओके है, तो हम माल बेचने के लिए भी तो डिपेंड करेंगे,
कि भाई सेल्स, अब सब कुछ ओके है मामला यहाँ तक, तो सेल्स जो बाहरी मामला है सेल्स उसको स्ट्रॉन्ग करना है, तो हमारा फैक्टर जो बजट होगा वो सब किस पे जाएगा, सेल्स पे आएगा। द राइट आंसर इज सेल्स डिमांड, द राइट आंसर इज सेल्स डिमांड। क्वेश्चन नंबर 50, the basic difference between a fixed budget and a flexible is that fixed budget is concerned with a single level of activity while flexible budget is prepared for the different level of activity। एकदम सही बात बोली है, इस बात में कोई आपत्ति है? दूसरी पढ़ लेते, इज कंसर्न विद द फिक्स कॉस्ट, यानी फिक्स बजट हमेशा फिक्स कॉस्ट पे कंसिडर करेगा, वाइल फ्लेक्सिबल बजट इज कंसिडर द वेरिएबल कॉस्ट। ये बात एकदम गलत है। फिक्स बजट को जरूरत है ना फिक्स कॉस्ट पे कंसिडर करेगा, वो तो फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों लेके चलेगा, फ्लेक्सिबल भी दोनों लेके चलेगा। लेकिन ये बात पूरी होगी, बी ऑप्शन गया। सी इज डिफरेंस बिटवीन, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इज फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल वाइल फ्लेक्सिबल बजट इज चेंजेस, यानी ये क्या है, फिक्स बजट हमेशा फिक्स रहेगा और ये चेंजेस होगा। देखो यहाँ पे भी ये आंसर आपको सही लग सकता है, मैंने आपको ये बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एमसीक्यू के अंदर मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हमें देना पड़ता है, और वहाँ पे क्या होता है, कंफ्यूज करने के लिए हमारे सामने ऐसे दो ऑप्शन होते हैं जो एक जैसे लगते हैं और हम ए और सी में इसमें किसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें वो एक जैसे लगते हैं। यहाँ पे बात कर रहा है फिक्स बजट और फ्लेक्सिबल बजट में डिफरेंट है, दैट द फिक्स बजट इज फिक्स्ड एंड द फ्लेक्सिबल बजट इज चेंजेस। हमेशा ज़रूरी है फ्लेक्सिबल बजट चेंज हो? नहीं, फ्लेक्सिबल का मतलब हुआ उसको आप चेंज भी कर सकते हो, करो नहीं करो आपकी मर्जी। फ्लेक्सिबल नीड हुई तो आप उसको चेंज कर सकते हो, उसको चेंज कर सकते हो। और फिक्स को चेंज कर सकते हो, बिल्कुल चेंज कर सकते हो, लेकिन इसका रेलिवेंस एक्टिविटी के चेंज होने नहीं होने से इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन फ्लेक्सिबल में ऐसा होता है एक्टिविटी होने नहीं होने, यानी सेल्स डिमांड बढ़ी या कम हुई फ्लेक्सिबल बजट में चेंजेस आ जाएंगे, लेकिन सेल्स डिमांड बढ़ी और कम हुई फिक्स बजट में चेंजेस नहीं आएंगे। द आंसर इज कंसर्न द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ फिक्स बजट एंड फ्लेक्सिबल बजट इज दैट फिक्स बजट इज कंसर्न विद अ सिंगल लेवल ऑफ एक्टिविटी, एक लेवल ऑफ एक्टिविटी के ऊपर कंसर्न करता है, उसकी वजह से इसका क्या होता है, या तो उतार होता है या तो नीचे गिरेगा या चढ़ाव होगा, ऊपर नीचे होगा। वाइल फ्लेक्सिबल बजट इज प्रिपेयर फॉर द डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटी, हर लेवल ऑफ एक्टिविटी को देखते हुए फ्लेक्सिबल बजट को बनाया जाता है। आंसर इज ए। बैच कॉस्टिंग इज सुटेबल फॉर, क्वेश्चन नंबर 16, बैच कॉस्टिंग इज सुटेबल फॉर। देखो बैच कॉस्टिंग मैंने एग्जांपल बताया था, बैच कॉस्टिंग सुटेबल कहाँ पे होती है, जहाँ पे क्या हो, बैचेज बने, क्या बने, बैचेज किस चीज़ के, अलग अलग प्रोडक्ट के बैच बनते हैं, बैच 1, बैच 2, बैच 3, ठीक है। यहाँ पे प्रोडक्ट आपके अलग अलग है, क्या है, प्रोडक्ट अलग अलग है। अब जब प्रोडक्ट अलग अलग होंगे तो क्या होगा, हर किसी प्रोडक्ट का अलग बैच बनेगा, राइट। मेडिकल, जो मेडिकल होता है आपको, मेडिकल इंडस्ट्री, जिसको हम कह सकते हैं फार्मा इंडस्ट्री भी कह सकते हैं। फार्मा इंडस्ट्री में क्या होता है, हर दवाई को केमिकल के अलग अलग मामले होते हैं, राइट, अलग अलग क्या होता है, फॉर्मूले होता है, इक्वेशंस होती है। तो जहाँ हर किसी का बैच अलग अलग होगा, B1, B2, B3 ऐसे करके हुए ये चलेगा, राइट। देख लेते, बैच कॉस्टिंग इज सूटेबल फॉर शुगर इंडस्ट्री में सूटेबल होगी नहीं सर, यहाँ पे क्या लगती है, यहाँ पे लगेगी सर प्रोसेस कॉस्टिंग, क्या लगेगी, प्रोसेस होता है। केमिकल इंडस्ट्री में सेम प्रोसेस पे बेसिस होती है, केमिकल प्रोसेस्ड होते हैं केमिकल। फार्मा मैंने बता ही चुका हूँ। ऑयल इंडस्ट्री, यहाँ पे भी क्या होता है, रिफाइन होती है ऑयल, है ना, तो यहाँ पे भी क्या होता है, ऑपरेशन होता है यानी प्रोसेस कॉस्टिंग लगती है यहाँ पे। तो आंसर इज सी, बैच कॉस्टिंग कहाँ पे यूज होगा, सी से, ठीक है। जी क्वेश्चन नंबर 17, इन रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट एक्सपेंसेस शोन ओनली इन द फाइनेंशियल अकाउंट, जब आप रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट पढ़ोगे तो वहाँ पे आएगा रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट कॉस्ट और फाइनेंस अकाउंटिंग, इन दोनों के अंदर क्या होता है, रिकन्सिलाइट करता है, दोनों को मिलाप कराता है। इसका प्रॉफिट अलग होगा, इसका प्रॉफिट अलग होगा, प्रॉफिट होने के कारण क्या होंगे अलग अलग, उसको एड लेस किया जाता है, राइट। क्या बोलता है, रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट एक्सपेंसेस जो कि किसमें, फाइनेंशियल अकाउंट में दिख रहे हैं, जो फाइनेंशियल अकाउंट में एक्सपेंसेस दिख रहे हैं उसका क्या करेंगे, उसको करेंगे हम फाइनेंशियल जो प्रॉफिट होगा उसके अंदर क्या करेंगे, ऐड करेंगे, फाइनेंशियल प्रॉफिट के अंदर क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तभी तो जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, इस फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रॉफिट आया, जैसे 1 लाख आया, इसका प्रॉफिट इसका आया 1,20,000। जब हमें पता है 20,000 का डिफरेंस क्यों आया, तो उसके लिए पहले इसके जो खर्चे हमने लेस किए थे वो सब क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और जो प्रॉफिट इसमें ऐड किया था वो सब लेस करेंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे कि दोनों का पॉइंट में डिफरेंस किस चीज़ का है, दोनों पॉइंट में डिफरेंस किस चीज़ का है, समझो मेरी बात। तो पहला आंसर क्या है इसका, 17 का आंसर क्या है, नंबर ए, एडेड टू फाइनेंशियल प्रॉफिट, एडेड टू फाइनेंशियल प्रॉफिट, डिडक्ट होगा नहीं, इग्नोर हम करेंगे नहीं, एडेड टू कॉस्टिंग प्रॉफिट की बात आएगी नहीं। जब
बात हम फाइनेंशियल अकाउंट की कर रहे हैं, तो इसमें एक्सपेंसेस हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। नंबर 18, एक्सेस ऑफ एक्चुअल कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट, एक्सेस ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट, इन दोनों में ये स्टैंडर्ड कॉस्ट हमने बजट में ये स्टैंडर्ड कॉस्ट फिक्स की है, इससे एक्चुअल कॉस्ट ज़्यादा हो गया तो क्या हो गया, वेरिएंस हो गया, वेरिएंस हो गया। वेरिएंस कौन सा, फेवरेबल अनफेवरेबल है, अनफेवरेबल। हम ऐसा सोच ही नहीं सकते थे, अगर कम होता तो हम फेवरेबल मानते, लेकिन क्या हो गया, अनफेवरेबल। आंसर इज बी। कैश बजट ऑफ एबीसी लिमिटेड, 4 months ऑफ द शॉर्ट टर्म सरप्लस, जो एबीसी लिमिटेड का कैश बजट क्या है इस बार, सरप्लस में। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी अप्रोप्रिएट एक्शन टू बी टेकन इन सच सिचुएशन, अगर कैश बजट सरप्लस में है तो हमें क्या करना चाहिए, नया फिक्स एसेट परचेज करें, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ना हम करेंगे। रीपे लॉन्ग टर्म लोन, जो लॉन्ग टर्म चल रहे हैं उसको रीपेने के, देखो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इसमें से एक बार सारे पढ़ लेते हैं। राइटिंग ऑफ प्रीमियरी एक्सपेंसेस कर हम सब कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहला काम क्या होगा, पे क्रेडिटर्स अर्ली टू ऑब्टेन कैश डिस्काउंट। सबसे पहला क्या है, हमारे क्रेडिटर को पे जल्दी करो, कैश सरप्लस है तो इनको पे कर दो और कैश डिस्काउंट और ले लो ताकि और ज़्यादा फायदा हो जाए। आंसर इज डी। पीक्यूआर लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग सिंगल प्रोडक्ट वाइल इट सेल्स ऑफ 40 रुपीज़, सेल्स वैल्यू कितनी है के साथ 40, फिक्स कॉस्ट कितनी है के साथ 60,000। द कॉन्ट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो कितना है 40, यानी कॉन्ट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो, कॉन्ट्रीब्यूशन टू सेल्स, कॉन्ट्रीब्यूशन टू सेल्स यानी कॉन्ट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो कितना है 40%। पीक्यूआर लिमिटेड ब्रेक इवन पॉइंट इसका निकालो। फटाफट करने का सुविधा क्या है, फटाफट करने का आदत तरीका क्या है, ये 40% सेल्स वैल्यू है, इसका कॉन्ट्रीब्यूशन टू सेल्स 40% है, यानी इस 40 का, इस 40 का 40% करूँ मैं तो 16 रुपये हमारे पास क्या जाता है, कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाता है। ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया कि ठीक है साहब, आ गया कॉन्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट, कॉन्ट्रीब्यूशन 16 रुपये आ गया। ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला होता है कि हमेशा किस पे होगा, फिक्स कॉस्ट जहाँ पे पूरी रिकवर हो जाए वहाँ ब्रेक इवन पॉइंट हो जाता है। फिक्स कॉस्ट कितना है 60,000, तो 60,000 है फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई एफ सी डिवाइड बाई कॉन्ट्रीब्यूशन, यानी डिवाइड बाई 16। जब डिवाइड बाई 60,000 को 60 से करेंगे तो आंसर आएगा 3750, आंसर आएगा 3750, आंसर इज सी। नेक्स्ट, इन करंट रेशियो, इन करंट रेशियो करंट एसेट आर कंपेयर विथ, अब भैया सिंपल सा क्वेश्चन आ गया, देखो करंट रेशियो करंट एसेट किससे कंपेयर होती है, तो साहब सीधा आंसर करंट लाइबिलिटी से, आंसर नंबर सी। देखो इस टाइप के भी क्वेश्चन आएंगे जो होंगे बहुत सिंपल, बहुत सिंपल, जिसमें इतना कोई किसी प्रकार की कोई टेक्निक या नहीं होगी, बस आपको वहाँ पे आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए वहाँ आपने एक को भी। नेक्स्ट, देर इज अ डिटोरेशन इन द मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल ऑफ XYZ है, वर्किंग कैपिटल है जो XYZ लिमिटेड की, वो गिर गया, उसका डिटोरेशन हो गया, रिड्यूस हो गया। व्हाट डज इट रेफर टू, किस वजह से, क्या कारण हो सकता है इसका। द कैपिटल एम्प्लॉयड हैज़ रिड्यूस, वर्किंग कैपिटल, कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या मतलब, कैपिटल एम्प्लॉयड यानी जो पैसा मालिक ने उस तरीके से लगाया गया है, लेकिन वो रिड्यूस हो गया, क्या उसने रिड्यूस कब होगा, जब वो ड्राइंग ले जाएगा पैसा। डेटर कलेक्शन पीरियड हैज़ इंक्रीज, यानी डेटर से पैसा आने वाला है, जो कलेक्शन पहले 2 महीने में आता था अब 3 महीने में आ रहा है, ये एक रीज़न हो सकता है कि पैसा रुक रहा है मार्केट में। दैट प्रॉफिटेबिलिटी हैज़ गोन अप, प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा हो गई है, कोई कारण नहीं। सेल्स हैज़ डिक्रीज, कोई कारण नहीं, तो आंसर इज बी। जहाँ पे डेटर में अपन बोलते हैं मार्केट में पैसा रुक गया, पैसा बोले नहीं बोलते, वर्किंग कैपिटल नहीं है, पैसों कमी आ गई, कारण क्या कि मार्केट में पैसा रुक गया, मार्केट में पैसा रुक गया है। क्वेश्चन नंबर 13, द करंट रेशियो ऑफ लेस देन 1 इज, जब बोलता है करंट रेशियो आपका इज लेस देन, इज करंट रेशियो इज लेस देन 1, जब करंट रेशियो 1 से नीचे हो तब क्या हो सकता है, व्हाट डज इट मीन्स, इट मीन्स करंट लाइबिलिटी इज लेस देन करंट एसेट। सबसे पहले करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। जब ये 1 से नीचे होगा दैट मीन्स ये 1 से नीचे होगा, ऐसे सिचुएशन में जब करंट लाइबिलिटी नीचे होगा, यानी कहने का मतलब जैसे ये अगर मैं बात करूँ करंट एसेट कितनी, करंट एसेट जब करंट रेशियो 1 से नीचे होगा तब क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे क्रॉस वेरिफिकेशन कर सकते हैं, जैसे करंट एसेट ये फॉर्मूला है करंट रेशियो का, ये 100 है ये 100 है, तो कितना होगा 1 होगा। जब ये 80 हो जाएगा और ये 100 रह जाएगा तब कितना हो जाएगा 0.8 हो जाएगा, यानी 1 से नीचे आ गया। कहने का मतलब करंट लायबिलिटी जब करंट एसेट के ऊपर हावी हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, तब क्या होता है करंट रेशियो कम हो जाता है, करंट रेशियो कम हो जाता है। बी इज द आंसर, वेयर द करंट एसेट इज लेस देन करंट लायबिलिटी, द करंट एसेट इज लेस देन करंट लायबिलिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड वाई प्रिपेयरिंग कैश बजट, कैश बजट बनाते समय इनमें से कौन सी चीज़ें कंसिडर नहीं करते। नंबर 1 एक्रूवल प्रिंसिपल, डिफरेंस इन कैपिटल रेवेन्यू, और क्या ऑल ऑफ द आंसर है डी। कारण जब कैश बजट बनाते हैं तो हम इन सब चीज़ों का कंसिडर नहीं करते, रीजन बिंग कि कैश में जब बात होती है तब ना तो एक्रूवल प्रिंसिपल पे होगा, क्योंकि कैश मर्केंटाइल
एक्रूअल यानी मर्केंटाइल प्रिंसिपल, मतलब हमेशा जब कैश बजट बनाएंगे तो सिर्फ कैश की बात करेंगे, यानी एक्रूवल, प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग या अनर्ड, इनकी बात नहीं करेंगे। डिफरेंस भी नहीं करेंगे, कैपिटल रेवेन्यू में पैसा आ रहा है या जा रहा है उसको मतलब नहीं, अपन को उससे मतलब होगा पैसा आ रहा जा रहा है, इससे मतलब नहीं होगा ये कैपिटल नेचर का है रेवेन्यू नेचर का। एंड कंजर्वेशन प्रिंसिपल का मतलब होता है कि भैया कंजर्वेशन में मतलब ये हुआ कि एक्सपेंसेस क्या करता है, कंजर्वेशन प्रिंसिपल बोलता है इग्नोर द प्रॉफिट एंड मेक प्रोविजन फॉर द लॉसेस। तो यहाँ पे भी हमारे कोई मतलब नहीं है, हम प्रोविजन नहीं बनाएंगे, कैश में कोई बात आई तो ठीक है, नहीं तो कैश में नहीं आई तो कोई बात हम आगे लेंगे ही नहीं, यानी कैश बजट इन सब चीज़ों को क्या करता है, इग्नोर करता है, इसका कोई रेलिवेंस इनसे नहीं है। आंसर इज टी। 25, इन कैपिटल बजटिंग द टर्म कैपिटल रेशनिंग इम्प्लाइज कैपिटल रेशनिंग का मतलब होता है, कैपिटल रेशनिंग क्या करता है, लिमिट बांध देता है, क्या करता है, लिमिट बांध देता है, किसकी, फंड्स की। तो यहाँ पे बात आई तो कैपिटल बजटिंग द टर्म कैपिटल रेशनिंग इम्प्लाइज दैट नो रिटर्न अर्निंग अवेलेबल, ये बात है ही नहीं इसकी। दैट लिमिटेड फंड्स आर अवेलेबल फॉर द इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, सी डी पढ़ लेते हैं। दैट नो एक्सटर्नल फंड आर रेज्ड, ऐसी बात है ही नहीं। दैट नो फ्रेश इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड इन द करंट, नहीं ऐसा नहीं, वो क्या करता है, कैपिटल रेशनिंग का अर्थ ही होता है, इसका मतलब ये होता है कि वो इन्वेस्टमेंट जो होता है उस पर क्या करता है, एक लिमिटेशन कर देता है, एक लिमिट कर देता है, उस इन्वेस्टमेंट के बाहर, उस लिमिट के बाहर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे, वो रोक देता है कैपिटल रेशनिंग में। जब कैपिटल बजटिंग पढ़ोगे आपको रेशनिंग भी समझ में आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 26, डिसीजन ट्री अप्रोच इज यूज्ड इन, डिसीजन ट्री अप्रोच किस में यूज होगा, डिसीजन ट्री का अप्रोच का मतलब ये होता है कि भैया ये है ट्री, इसकी है शाखे, ये बढ़ती जाती है, राइट। जब डिसीजन ट्री की बात होती है, यहाँ होता है मेन पर्सन, फिर वो आगे ऑर्डर देगा, उसकी ब्रांचेज होगी, फिर उसकी भी ब्रांचेज होगी आगे आगे, फिर उसकी भी ब्रांचेज होगी आगे। कहने का मतलब जब सिक्वेंशियल डिसीजंस होते हैं, यानी पहले ये डिसीजन लेगा, इसका डिसीजन फिर दूसरे के पास जाएगा, फिर इसके पास जाएगा, इसके पास जाएगा, जब सिक्वेंशियल की बात होती है वहाँ डिसीजन ट्री अप्रोच काम आती है। तो आंसर इज बी, सिक्वेंशियल डिसीजन, राइट। कोई दिक्कत, कोई परेशानी मेरे हिसाब से तो होनी नहीं चाहिए। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, हाई डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज की हाई डिग्री होती है तब क्या मतलब होता है, द मीन्स इज हाई डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज मीन्स हाई डेप्थ प्रोपोर्शन, इक्वल डेप्थ एंड इक्विटी, लो डेप्थ प्रोपोर्शन एंड नो डेप्थ। अच्छा, ये फाइनेंशियल लीवरेज होता क्या है, तो सर फाइनेंशियल लीवरेज का मतलब होगा ईबीटी अपॉन ईबीआईटी, ईबीटी अपॉन ईबीआई, सॉरी मैंने इसको थोड़ा सा गलत लिख दिया, एक मिनट, हाँ, कि फाइनेंशियल लीवरेज का मतलब क्या होता है कि ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। क्या ना, मतलब ईबीआईटी का मतलब होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, क्या मतलब होता है ऑपरेटिंग, ये देखो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्वेश्चन है, राइट। ईबीटी का यानी अर्निंग बिफोर टैक्स, यानी इंटरेस्ट इसमें से निकाल दिया गया है। इंटरेस्ट किस पे लगता है, कि साहब डिबेंचर पे, ठीक है। यहाँ से बात वापस क्वेश्चन पे आते हैं। हाई डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, जब फाइनेंशियल लीवरेज की डिग्री क्या होगी, हाई, हाई डिग्री होगी। डिग्री कैसे निकालते हैं, तो डिग्री का कुछ ज़्यादा है, इसका फॉर्मूला लोगे तो परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। कह रहा हूँ ईपीएस यानी इक्विटी पर शेयर, ठीक है, यानी अर्निंग पर शेयर जो भी है, अर्निंग पर शेयर है। अर्निंग पर शेयर का मतलब एक शेयर होल्डर को उसके शेयर के ऊपर जो अर्निंग मिल रही है उसमें कितनी चेंजेस होगी, नंबर 1, डिवाइड बाय आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कितनी चेंजेस हुई, आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कितनी चेंजेस हुई, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल लीवरेज। तो बोलते हैं क्वेश्चन हमारा ये है कि फाइनेंशियल लीवरेज अगर इंक्रीज होती है तो क्या होगा, तो ये होगा फाइनेंशियल लीवरेज इंक्रीज होगा, यानी ऊपर जो अमाउंट है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, तभी तो नीचे वाला, तभी तो फाइनेंशियल लीवरेज इंक्रीज होगा। समझे मेरी बात को, देखिएगा 100/100 होगा तो कितना होगा 1, अगर यहाँ पे 200/100 करूँगा तो कितना हो जाएगा 2, यानी परसेंटेज चेंज इन अर्निंग्स ऑफ शेयर होल्डर, यानी शेयर होल्डर की अर्निंग्स अगर बड़ी है, बढ़ेगी, या तभी तो क्या होगा, फाइनेंशियल लीवरेज इंक्रीज होगा। सवाल हमारा ये है कि अगर फाइनेंशियल लीवरेज इंक्रीज होता है, फाइनेंशियल लीवरेज इंक्रीज होता है तो होगा क्या, तो क्वेश्चन नंबर ए, आंसर नंबर ए, हाई डेप्थ प्रोपोर्शनेट होगा। क्या होगा, हाई डेप्थ प्रोपोर्शनेट होगा। हाई डेप्थ प्रोपोर्शनेट होने से क्या होगा, फाइनेंशियल लीवरेज ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगा। हाई डेप्थ प्रोपोर्शन का मतलब ये हुआ कि जब यहाँ पे दो चीज़ें आई हमारे सामने, मैंने आपको बोला अगर ईपीएस यहाँ पे आपका बढ़ा तो ईबीआईटी क्या होगा, ईबीआईटी क्या होगा, क्या होगा, ये भी तो बढ़ेगा, ये भी तो बढ़ेगा। और जब मैंने फाइनेंशियल लीवरेज का आपके सामने क्वेश्चन रखा तो इसका फॉर्मूला रखा ईबीआईटी अपॉन ईबीटी,
राइट। या तो ईबीआईटी को बढ़ाओ तो फाइनेंशियल लीवरेज बढ़ेगा, या ईबीटी को क्या करो, कम कर दो, या ईबीटी को क्या कर दो, कम कर दो। जब ईबीटी को कम करोगे तो हाई डेप प्रोपोर्शनेट, कहने का मतलब जब आपका डिबेंचर ज़्यादा हो जाएंगे तो उस पर लगने वाला इंटरेस्ट भी ज़्यादा हो जाएगा, इंटरेस्ट ज़्यादा होगा तो यहाँ पे ये क्या होगा, ईबीटी ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। जब ईबीटी कम हो जाएगा तो फाइनेंशियल लीवरेज भी क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, फाइनेंशियल लीवरेज भी क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। समझ में बात, यानी 200 डिवाइड बाई 100 करूँगा तो आएगा 2, लेकिन अगर यहाँ पे 100 नहीं करके मैं इसको 50 करूँगा, आधा करूँगा, तब कितना आ जाएगा आपके सामने, 4। कितना आ जाएगा, 4। कहने का मतलब यहाँ कॉमन सेंस भी आपको लगाना पड़ेगा। जब ऐसे सवाल आएंगे तब आपको ज़्यादा कंसेप्चुअल नहीं जाकर चीज़, आप कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, बस आपको चीज़ों को कैसे उसको मैनेज करना है। जब ये सवाल आया 27, तो इसने बोला डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज मीन्स क्या हुआ। जब आपको 4 ऑप्शन है, या तो क्या होगा, हाई डेप्थ प्रोपोर्शनेट होगा, या इक्वल डेप्थ एंड इक्विटी इक्वल होगा तो बढ़ना चढ़ने के कोई सवाल ही नहीं होता, लो डेप्थ प्रोपोर्शन होगा, यानी सवाल आपका इस दो में होगा, नंबर बी और नंबर ए के अंदर कन्फ्यूजन होगा, तो इसका आंसर है नंबर ए, दैट मीन्स हाई डेप्थ प्रोपोर्शन, राइट। तो इसके लिए आपको डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज एंड डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज पढ़ना है, जरूरी नहीं फाइनेंशियल लीवरेज, ऑपरेटिंग लीवरेज से भी क्वेश्चन आ सकता है। ये तो सिर्फ एक बेस क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, एन इम्प्लिसिट कॉस्ट ऑफ इंक्रीजिंग प्रोपोर्शन ऑफ डेब्ट इज, इम्प्लिसिट कॉस्ट मतलब जो कॉस्ट लग चुकी है, जो कॉस्ट लग चुकी है, जो ऑलरेडी इम्प्लाइड है, ऑलरेडी चार्ज हो चुकी है। जब ऐसी कॉस्ट इंक्रीज इन प्रोपोर्शन ऑफ डेप्थ के प्रोपोर्शन में इंक्रीज होगी तब क्या होगा, तब ये होगा इक्विटी शेयर होल्डर विल डिमांड हाई रिटर्न, आंसर सी। इक्विटी शेयर होल्डर क्या करेंगे, हाई रिटर्न की डिमांड करेंगे। जो पहले से चार्ज हो चुका है, अब डेप्थ को आपको देना नहीं है, डेप्थ करते समय हमारी इम्प्लिसिट कॉस्ट पहले से चार्ज हो चुकी है, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, इक्विटी शेयर जो होंगे वो हाई रिटर्न की डिमांड करेंगे, उनका रिटर्न भी बढ़ेगा, ईपीएस भी उनका बढ़ेगा हाई। ठीक है, ये भी फाइनेंशियल किसका, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्वेश्चन है। ये सब ऑपरेटिंग और ये पढ़ोगे तब आपको ये भी क्लियर हो जाएगा। नंबर 29, एनओआई अप्रोच एडवोकेट्स द डिग्री ऑफ डेप्थ फाइनेंस इज, एनओआई बोलता है डिग्री ऑफ डेप्थ फाइनेंस इज relevant, irrelevant, maybe relevant and maybe irrelevant. The answer is C. The answer is C. C क्यों आंसर इसका, आंसर इज सी, इरेलीवेंट। क्यों है इसका इरेलीवेंट आंसर, इरेलीवेंट इसलिए है कि एनओआई अप्रोच दी किसने, सबसे पहली बात तो ये भी ध्यान रखना, कई बार सवाल ऐसा भी आ सकता है कि एनओआई अप्रोच दी किसने, या किसी इनका जो, इनको क्या बोलते हैं, इनको जो डेवलपर है, इनका जो इन्वेंशन किया है इन अप्रोच का, जिसने बनाया है, उनका भी सवाल कई बार आ सकता है। तो जब बात आती है हमारे सामने एनओआई अप्रोच की, तो एनओआई अप्रोच किसने बनाई है, एनओआई अप्रोच बनाई है डेविड डुरान ने, डेविड डुरान ने बनाई है। और ये बोलता था, इस अप्रोच का मतलब ये हुआ कि फर्म वैल्यू जो होती है ना फर्म की, ये फर्म की कॉस्ट निकालने के लिए, कॉस्ट ऑफ फर्म और वैल्यू ऑफ फर्म के लिए ये फॉर्मूले है, ये डिविडेंड पॉलिसीज़ के हैं फॉर्मूले, आपको वहाँ पे समझ में आएंगे। फर्म वैल्यू इज नॉट अफेक्टेड बाय चेंज इन कंपनी और फर्म डेप्थ कंपनी। ये बोलता है डेप्थ कंपनी का जो डेप्थ होता है ना, डेप्थ कंपनी या फर्म का डेप्थ, उसके चेंज होने से नहीं होने से फर्म की वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये इस भाई साहब की मानना था डेविड डुरान का। ठीक है, इसने नेट अप्रोच एनओआई अप्रोच दिया था, जिसको बोलते हैं नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच भी बोलते हैं। तो वहाँ पे डिग्री ऑफ डेप्थ फाइनेंसिंग का कोई रेलिवेंस है कि, जब आप देने वाले ही कह रहा है कि कोई रेलिवेंस है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, इररेलिवेंट। बर्ड इन हैंड आर्ग्यूमेंट इज गिवन बाई, सवाल आता है बर्ड इन हैंड आर्ग्यूमेंट किसने दिया था, तो हमारे सामने आंसर होता है मोदी किलानी मिलर। ठीक है, एमएम मॉडल जिसको बोलते हैं। ठीक है, एमएम मॉडल डिविडेंड पॉलिसी का ये भी मॉडल है। ठीक है, एमएम मॉडल में क्या बोलता है, एमएम मॉडल बोलता है इन्वेस्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता, इन्वेस्टर डजेंट केयर वेयर द रिटर्न कम्स फ्रॉम, उसको कोई मतलब नहीं इन्वेस्टर को पैसा कहाँ से आ रहा है, उसको सिर्फ पैसा आना चाहिए। यानी बर्ड इन हैंड का आर्गूमेंट का मतलब होता है, अपन बोलते हैं ना बातें बूथ की लंगोटी काफ़ी, तो बोलते हैं कि इन्वेस्टर को कोई मतलब नहीं है, उसको सिर्फ उस लंगोट से मतलब है, उस इन्वेस्टमेंट से रिटर्न से मतलब है, अब कहाँ से आया उसको कोई लेना देना नहीं है। तो ये आर्गूमेंट किसने दिया था, एमएम मॉडल ने। 31, गॉर्डन मॉडल ऑफ डिविडेंड रेलिवेंस इज सेम एज, जो गॉर्डन मॉडल जो डिविडेंड है वो सेम किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो सेम है नो ग्रोथ मॉडल ऑफ इक्विटी वैल्यूएशन, कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल ऑफ इक्विटी वैल्यूएशन, प्राइस पी रेशियो एंड इनवर्स
of P रेशियो. द आंसर इज सी. द आंसर इज सॉरी, यहाँ पे सी बी कर दिया गया है ना, ये आंसर इज बी. ये सी कर दो, राइट. द आंसर इज बी, कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल ऑफ इक्विटी वैल्यूएशन. गॉर्डन मॉडल था, टोटली इसके ऊपर डिपेंड करता था. ये बोलता था, इसमें एजम्पशन ले रखा है गॉर्डन मॉडल ऑफ डिविडेंड के अंदर कि एजम्पशन ऑफ कांस्टेंट ग्रोथ ऑफ मॉडल है इन डिविडेंड. डिविडेंड में ये बोलता है हमेशा डिविडेंड में कांस्टेंट ग्रोथ होता है, चाहे पैसा दो, मार्केट शेयर वैल्यूएशन या तो बढ़ा दो या आप डिविडेंड बांट दो, ग्रोथ हमेशा, डिविडेंड हमेशा हर साल कांस्टेंट मानता है. ये एज्यूम करके इसने मॉडल बनाया, ये मॉडल गॉर्डन मॉडल, राइट. द आंसर इज बी. 32. डिविडेंड डिक्लेयर बाय कंपनी मस्ट बी पेड इन. डिविडेंड डिक्लेयर करता है जो कितने दिनों में पे करना पड़ता है. डिविडेंड डिक्लेयर कौन था, बीओडी डिविडेंड डिक्लेरेशन करता है, और जब डिक्लेरेशन करने के बाद उसको क्या करना है, 30 डेज के अंदर उसको पे करना ही पड़ता है. तो आंसर इज बी. आंसर इज बी. 33. If the return stops, if the firm stops making repayment and the goods or assets are taken away from them as a result, this is known. अगर फर्म क्या करे, रीपेमेंट करना बंद करता है. हायर परचेज का क्वेश्चन है, देखो कुछ भी क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है. हायर परचेज का क्वेश्चन है कि रीपेमेंट करना बंद कर दे, तो गुड्स एसेट क्या हो सकता है, रीपोजेशन हो सकता है उसका. क्या हो सकता है, रीपोजेशन. आंसर इज सी, राइट. हायर परचेज में पढ़ लेना इसको. 34. पार्टनर्स आर लाइबल टू सेटल द अकाउंट्स ऑफ अकाउंट पेबल इवन फ्रॉम देयर डैश इफ दे आर सॉल्वेंट. अगर वो सॉल्वेंट है तो उनके जो अकाउंट्स है वो कहाँ से ला के देना पड़ेगा उनको, कहाँ से अपने किस रेशियो में या किस सोर्सेज से लाकर उनको क्या करना पड़ेगा, इस अकाउंट को सेटल करना पड़ेगा, इस अकाउंट को देना पड़ेगा. तो ये सवाल है हमारे किस में से, पार्टनरशिप में से. याद रखना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ये भी पोर्शन है, सवाल आ सकता है. मैंने सारे सवाल इसी तरीके से अंदर डाले हुए. तो पार्टनर्स आर लायबल टू अकाउंट, अगर वो सॉल्वेंट है तो किस कहीं से लाएंगे, तो आपने पढ़ा हुआ होगा कैपिटल पोर्शन में उनको पैसा देना पड़ेगा अगर वो सॉल्वेंट. और इनसॉल्वेंट हुआ तो उसको लाने की जरूरत है क्या, जब इंसॉल्वेंट हो गया, दिवालिया हो गया, तो उसको लाने की जरूरत नहीं है. 35. एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन नॉन कैश एसेट, जो नॉन कैश एसेट है वो किस पे क्रेडिट होती है, जब डिसोल्यूशन के समय जब मार्केट में आपका माल नीलाम होता है तो मार्केट वैल्यू को किया जाता है. तो आंसर इज ए. द आंसर इज ए. 36. कहाँ नंबर रूल का सवाल आ गया, देखो. इंसॉल्वेंसी लॉस बोर्न बाय सॉल्वेंट, सॉल्वेंट इंसॉल्वेंसी किस में बांटेंगे, अपने कैपिटल रेशियो में बांटेंगे. आंसर इज ए. आंसर इज ए. नेक्स्ट, एस 19. देखो अब क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कई बार. एस 19 सवाल 100% एस के आएंगे, इंड एस का पूछेगा. 100% एक दो क्वेश्चन आएंगे. एस 19 डील, एस 9 किससे डील करता है कि साहब, लीज से डील करता है. एज 90 में लीज के बारे में बता रखा है. लॉस अराइजिंग आउट ऑफ पार्टनर्स इंसॉल्वेंसी कैन बी रिकूपन फ्रॉम, जो पार्टनर की इंसॉल्वेंसी होने के कारण जो लॉस हुआ है वो कौन वहन करेगा, कौन रिकवर करेगा. तो आंसर इज ए. द आंसर इज ए, सॉल्वेंट पार्टनर. द आंसर इज ए, सॉल्वेंट पार्टनर. नेक्स्ट 39. विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेसेस ऑन इन्वेस्टर प्रिफरेंस रीओरिएंट डिविडेंड दैट देन हायर फ्यूचर कैपिटल गेन्स. कहने का मतलब है 39 में क्या बोलता है हमारे सामने कि ये कौन सा ऐसा स्ट्रेस है जो इन्वेस्टर्स प्रिफरेंस रीओरिएंटेड डिविडेंड एंड हायर फ्यूचर कैपिटल गेन, यानी इन्वेस्टर का जो प्रिफरेंस होता है पैसा डालने के लिए डिविडेंड में, डिविडेंड को जब छोड़ भी देता है या डिविडेंड कर भी देता है तो वो क्या सोच के करता है कि जब वो शेयर बेचेगा तो उसको क्या होगा, हायर फ्यूचर क्या होगा, कैपिटल गेन. यानी शेयर जब बेचेगा तो उसको कैपिटल गेन ज़्यादा होगा, इसलिए वो डिविडेंड को इग्नोर कर देता है, डिविडेंड लेने की कोशिश नहीं करता. तो इस थ्योरी को बोलते हैं रेजिडुअल थ्योरी. क्या बोलते हैं, रेजिडुअल. सारी पढ़नी पड़ेगी आपको, देख लो. गॉर्डन, वॉल्टर, रेजिडुअल सारे नोट्स में अवेलेबल है. 14. रेजिडेंशियल थ्योरी आर्ग्यूज दैट डिविडेंड रेजिडेंशियल, सॉरी ये मैंने थोड़ा सा इसमें थोड़ी गलती कर दी. ये इसका गॉर्डन मॉडल होगा. क्या होगा, गॉर्डन मॉडल, राइट. इसको रेजिडुअल नीचे. रेजिडुअल थ्योरी आर्ग्यूज दैट डिविडेंड इज रेलिवेंट डिसीजन, पैसिव डिसीजन, एक्टिव डिसीजन और इररेलिवेंट डिसीजन. ठीक है. द आंसर इज एक्टिव डिसीजन. आंसर इज एक्टिव डिसीजन. कहने का मतलब है रेजिडुअल थ्योरी में डिविडेंड हमेशा क्या रोल करेगा, एक्टिव डिसीजन के रूप में रोल करेगा. और जब भी कोई डिसीजन लगे तो डिविडेंड उसको एक्टिव डिसीजन में रखना पड़ेगा. ये सारी थ्योरी पढ़ लेना, जब पढ़ोगे तब समझ में आ जाएगा. नोट्स में सारी चीज़ें दे रखी है. चले भैया आगे, बिल्कुल. 41. ऑन अलॉटमेंट ऑफ शेयर द फॉलोइंग एंट्रीज पास बाय द बुक्स ऑफ एंट्री. जब अलॉटमेंट ऑफ शेयर करते हैं कौन सी एंट्री, क्या एंट्री होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, डेबिट टू शेयर
कैपिटल, ये एंट्री होगी, कौन सी होगी, इक्विटी शेयर टू शेयर कैपिटल एप्लीकेशन में पैसा आया शेयर कैपिटल में गया, कैश अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, एप्लीकेशन करते थे, पैसा आया, कैश आया था, एप्लीकेशन पे पैसा आया था, उसको अलॉट कर दिया, तो ये एंट्री रिवर्स हो जाती है। तो आंसर इज बी। द कंपनी शैल मेंटेन अ रजिस्टर ऑफ शेयर और अदर सिक्योरिटी विच हैज बीन ब्रॉट बैक। जब बाय बैक ऑफ शेयर करते हैं तो उसको एक फॉर्म रखना पड़ता है, फॉर्म नंबर में, इस फॉर्म नंबर में अपन को एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है, सारी उसमें जानकारी होती है, उस फॉर्म को बोलते हैं SH10, ठीक है। आंसर इज बी 43। नो इशू ऑफ बोनस शेयर शैल बी मेड बाय। बोनस शेयर किससे इशू नहीं कर सकते, फ्री रिजर्व से कर सकते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम से कर सकते हैं, कैपिटलाइज रिजर्व क्रिएटिव और रिवोल्यूशन कर सकते हैं, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व से कर सकते हैं, तो किससे नहीं कर सकते। तो आंसर हमारा है ये क्या है, रिवैल्यूएशन एसेट्स के लिए जो कैपिटलाइजेशन रिजर्व कर रखा है आपने, जो कैपिटलाइजेशन रिजर्व कर रखा है, वहां से आप बोनस शेयर नहीं कर सकते। आंसर इज सी। एक बार सारे ऑप्शन पढ़ लेने चाहिए, उसके बाद आंसर देना चाहिए, क्योंकि मोस्ट अप्रोप्रिएट वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। और ये आप कब फंसोगे, जब ऑडिट के ऑडिट के क्वेश्चन अटेंड करोगे या फिर इनकम टैक्स के क्वेश्चन अटेंड करोगे, ठीक है। वहाँ पे आपको होगा कि भाई मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा होगा। तो एक बार सारे पढ़ लेने चाहिए, ना कि पहला दिखते हैं आंसर टिक कर दो, या फिर दूसरा दिखा तो वहीं रुक गए आप। सी और डी भी आपको पढ़ना ही चाहिए। एन अनलिस्टेड कंपनी इशूइंग डिबेंचर और प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस द DRR, यानी DRR उसको मेंटेन करना पड़ेगा, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व मेंटेन करना पड़ेगा ऑफ द डैश वैल्यू ऑफ द आउटस्टैंडिंग डिबेंचर। द आंसर इज ए 25% करना पड़ेगा, ये तो लॉ में लिखा हुआ है साफ साफ, ठीक है। लिस्टेड अनलिस्टेड कंपनी होगी ना, उसको DRH 25% मेंटेन करना पड़ेगा। आगे चले, द आंसर इज ए, ठीक है। Dash prescribe the basis of presentation of general purpose financial statement to ensure comparability both with the entity's financial statement of the previous period and with the financial statement of other entity. The answer is Ind AS 1. Ind AS 1 उसमें आपको सारी Ind AS 1 में सारी चीज़ दे रखी है कि आपको क्या करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कंपैरिजन करना है, यानी द प्रीवियस पीरियड, अपने प्रीवियस पीरियड का, एंड द फाइनेंशियल अदर एंटिटी का, और अपने प्रीवियस पीरियड का फाइनेंशियल जो अपने खुद की एंटिटी का प्रीवियस पीरियड का, और अदर एंटिटी का प्रीवियस पीरियड का, इन दोनों का फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या करना है, हमें कंपेयर करना है। क्या करना है, कंपेयर करना है। ये कहाँ बोल रखा है, Ind AS 1 के अंदर, Ind AS 1 के अंदर। 46 द कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी कमिटी, एक कमेटी है कॉर्पोरेट सोशल जैसे CSR कमेटी, ठीक है। सेक्शन 135 जब पढ़ोगे आप, उसके अंदर सारी चीज़ें दे रखी है कंपनीज एक्ट के अंदर। वहाँ पे आएगा कि कंसिस्ट ऑफ 10 डायरेक्टर्स आउट ऑफ विच एटलीस्ट 10 डायरेक्टर्स शैल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो आंसर इज डी। आंसर इज डी। डी क्यों है आंसर, ये बोलता है कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को 3 डायरेक्टर होना चाहिए, उसमें से एक क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, राइट। 47 क्या है, a dash and dash is an explanation that is required by the audit team on certain points that they may have identified during the audit, यानी आंसर इज ए ऑडिट क्वेरी। क्या है क्वेरी, ऑडिट क्वेरी क्या है, ऑडिट क्वेरी का एक्सप्लेनेशन है दैट इज रिक्वायर्ड बाय द ऑडिट टीम एंड सर्टेन पॉइंट्स दैट हैव बीन आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग एन ऑडिट। ऑडिट के साथ हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई। ऑडिट क्वेरी क्या है, एक एक्सप्लेनेशन देता है कि ऑडिट के समय हमें ये चीज़ें पता चली है। 48 अ कंपनी इन विच द मेजोरिटी ऑफ शेयर मोर देन 50%, 50% ज़्यादा ओन होल्डिंग कंपनी हो, तो वो कंपनी क्या कहलाएगी, होली ओन कंपनी नहीं। वो कब कहलाएगी, जब 100% पूरी की पूरी हो, तो ये क्या करेगी, पार्टली होल्डिंग कंपनी करेगी। क्या करेगी, पार्टली। 49 रिक्वायरमेंट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट, ऑडिटर रिपोर्ट की रिक्वायरमेंट कौन से सेक्शन में कही गई है, कंपनीज एक्ट के। आंसर इज बी 143 में कही गई है, राइट। किस में कही है, 143 के अंदर। 50 Ind AS 1, देखो मैंने बोला था आपको एस का सवाल आया, लीज का आया, Ind AS 1 का आया। अब सवाल आ गया कि Ind AS 113 किससे डील करता है, Ind AS 113 किससे डील करता है, फेयर वैल्यू मेजरमेंट के साथ डील करता है। सिर्फ आपको इसका नाम याद रखना है, ठीक है। विच सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 डील विद ऑडिट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड की ऑडिट किस में की जाती है, तो आंसर इज 148। ऐसे सेक्शंस भी आपको याद रखने पड़ेंगे। ये कंपनीज ऑडिट का पार्ट है, लॉ का पार्ट है, लेकिन ये भी आपको लेते हुए चलना पड़ेगा। करंट रेशियो 2.51, करंट रेशियो वापस, करंट रेशियो यानी करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी 2.5/1, ये बोला 2.5/1, ये रेशियो दे रखा है भाई, दे रखा है कि नहीं दे रखा, ये रेशियो दे रखा है कि नहीं देखा। करंट एस रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी, दैट इज 2.5/1, समझे। नेक्स्ट,
लिक्विडिटी रेशियो का मतलब होता है क्विक एसेट्स अपॉन क्विक लायबिलिटी। क्विक एसेट का मतलब होता है माइनस, क्विक एसेट का मतलब होता है जो जल्दी से रिकवरेबल होने वाली एसेट्स हो। तो क्विक एसेट का और भी फॉर्मूला हो सकता है करंट एसेट माइनस स्टॉक अपॉन क्विक लायबिलिटी। करंट एसेट माइनस स्टॉक्स अपॉन क्विक लायबिलिटी। क्विक लायबिलिटी यानी करंट लायबिलिटी, यानी करंट लायबिलिटी इज टू 1 देगा। स्टॉक की वैल्यू हम दे रखी है 60,000, तो यहाँ पे सीधा सीधा आप जब आप लगाने जाओगे फॉर्मूला, तो फॉर्मूला इस तरीके से बनेगा कि 2.5x माइनस माइनस 60,000 डिवाइड बाई करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू x। ठीक है, समझो मेरी बात। तो हमें करंट लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है, तो जब मैं करंट लायबिलिटी कैलकुलेट करने की बात करूँगा तो यहाँ पर हो जाएगा करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 1.5x, ये जब x इधर चला जाएगा तो 2.5x माइनस एक्स इक्वल्स टू 60,000 हो जाएगा। 60,000 इधर ले आओ, ठीक है, ये CL तो नीचे पड़ा है, इसमें से लेस हो जाएगा 1.5 इक्वल टू 60,000 और x की वैल्यू आ जाएगी हमारे सामने क्या, x की वैल्यू आ जाएगी क्या, ये आ जाएगी 40,000। क्या आ जाएगी 40,000। आंसर इज ए, राइट। अब इस चीज़ के लिए आपको करंट रेशियो का फॉर्मूला आना चाहिए, लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला। तो आपको यहाँ पे क्या पढ़ना है, आपको यहाँ पे पढ़ना है रेशियो एनालिसिस को स्ट्रॉन्ग करते हुए जाना है। द रिलेशनशिप बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न स्टेबलिश द सिक्योरिटी मार्केट लाइन इज कॉल्ड CAPM मॉडल। ये क्या है, कैपिटल असेट प्राइसिंग मॉडल। कैपिटल असेट प्राइसिंग मॉडल में अंदर क्या बोला जाता है, रिस्क और रिटर्न के बीच का क्या देता है, क्या देता है, रिलेशनशिप दिया जाता है, जिसका फॉर्मूला हमारे सामने होता है, जिसका फॉर्मूला होता है RF प्लस बीटा RM माइनस RF। ठीक है, ये क्या करता है, ये यहाँ पर रिलेशनशिप बताता है मार्केट की रिस्क और अपने रिटर्न की रिस्क और रिटर्न की रिस्क बताता है। ठीक है, बीच में रिलेशनशिप बताता है, उसको बोलते हैं कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। 54 प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इशू ऑफ शेयर। इशू ऑफ शेयर के द्वारा जो प्रीमियम रिसीव हुआ कैन नॉट बी यूटिलाइज फॉर, वो किसके लिए यूटिलाइज होते हैं, तो अब मैं सेक्शन 52 के अंदर दे रखे इसके यूटिलाइजेशन, 5 यूटिलाइजेशन दे रखे और उस पाँचों को पढ़ लो तो यहाँ पता चल जाएगा उस पाँचों में से कौन से यहाँ पे नहीं दे रखे, फॉर कौन से यहाँ पे नहीं दे रखे। तो आंसर यहाँ पे सही होगा अपना, पढ़ लेते हैं एक एक। इशू ऑफ बोनस शेयर, रिटर्न ऑफ प्राइमरी शेयर दोनों है, प्रीमियम रिडेम्पशन के लिए भी है। तो आंसर यहाँ पे मेरे ख्याल से तीनों नहीं है तो डी आंसर हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, जो वहाँ पाँचों में नहीं दे रखा है। नेट एसेट, नेट एसेट में से कैपिटल रिजर्व माइनस कर दोगे, नेट एसेट में से कैपिटल रिजर्व माइनस कर लोगे तो बचेगा, जिसको क्या बोला जाएगा, बचेगा उसको बोला जाएगा सर परचेज कंसिडरेशन। ये देखो अमालगमेशन, इंटरनल एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, वहाँ से उठाया गया सवाल है। ठीक है, तो ये भी आपको पढ़ते हुए जाना है। अब इस टाइप का सवाल आएगा कि भाई आप इसको मैच करो यानी इस पर्टिकुलर चीज़ों को मैच करो, कौन किससे रेलिवेंस है। ABC एनालिसिस कहाँ पे आती है, ABC एनालिसिस कहाँ पे आती है भैया, कुछ याद है आपको, ABC एनालिसिस कहाँ पे आती है, कि सर ये कुछ इन्वेंट्री से रिलेटेड लग रही है, चलो कंफर्म नहीं है छोड़ो उसको, आगे देखो। फंड फ्लो एनालिसिस, फंड फ्लो सर कुछ वर्किंग कैपिटल के रिलेटेड नहीं लग रही, हो सकता है, चलो इसको भी छोड़ो एक बार। ROI, हाँ ROI सर ये मुझे लग रही है, ये ROI कहाँ गई, एक मिनट इसको, ROI इसको, हाँ ROI किससे रिलेटेड है, ABC आ गई इन्वेंट्री से, अभी कंफर्म नहीं है, अपन रोक रहे इसको, ठीक है, कैसे क्रॉस वेरिफिकेशन करें। फंड फ्लो वर्किंग कैपिटल से आ गई, ROI बात आ गई प्रॉफिटेबिलिटी से, और MM थ्योरी आ गई कैपिटल स्ट्रक्चर से, राइट। तो ये देख लेते एक बार मिला के किस ऑप्शन में बैठ रहा है, देखो A में बैठ रहा होगा, A का 2, B का 3, C का 4, यानी ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी ये किस पे, ROI रेट, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी होगा, और MM थ्योरी किसके लिए, कैपिटल स्ट्रक्चर के लिए ये थ्योरी दी गई है, राइट। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी नहीं, चलो आगे चलते हैं। बोनस शेयर कैन बी इशूड बाय अ कंपनी, बोनस शेयर कैन बी इशूड बाय कंपनी आउट ऑफ रिजर्व क्रिएटेड बाय रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट। नंबर 1, आउट ऑफ शेयर कैपिटल नॉट कलेक्टेड इन कैश, कैश में कलेक्ट नहीं किया वहाँ से दे सकते हैं, या विदाउट, या विदाउट एनी प्रोविजन ऑफ द आर्टिकल ऑफ द कंपनी, या आउट ऑफ रिजर्व बिल्ड इन द आउट ऑफ, यानी सही आंसर देना है कि हमें बोनस शेयर किस में से दे सकते हैं, इसमें से नहीं दे सकते, इसमें से नहीं दे सकते,
इसमें से नहीं दे सकते, आर्टिकल में तो परमिशन होनी चाहिए। जब बोनस शेयर के प्रोविजंस पढ़ोगे वहाँ समझ में आएगा। द आंसर इज डी, द आंसर इज डी। सैलरी ड्यू टू क्लर्क इज प्रिफरेंशियल फॉर द पीरियड नॉट एक्सीडिंग। देखो एक सवाल मैंने उठाया लिक्विडेशन ऑफ अकाउंटिंग से, ठीक है, लिक्विडेशन अकाउंटिंग से क्वेश्चन उठाया हुआ है, पूछ सकते हैं पूछने में। तो यहाँ पे भी आपको लिक्विडेशन के नोट्स भी मैंने इसमें दिला रखे हैं, छोटे से नोट्स है, आप वो भी पढ़ते हुए चलेगा, वो पूछ भी सकते हैं और उसी को लेते हुए आप चलेगा तो आपके लिए ठीक रहेगा कि हमें छोड़ के कुछ भी नहीं जाना है, क्योंकि हमें 100% पास होकर ही आना है। तो सैलरी जो प्रिफरेंशियल, जहाँ लिक्विडेशन जब हम पढ़ते हैं तो प्रिफरेंशियल क्रेडिटर्स की बात करते हैं, और प्रिफरेंशियल क्रेडिटर्स की बात करते हैं तो किस कौन से क्लर्क को हम या कौन से एम्प्लॉय को हम प्रिफरेंशियल क्रेडिट्स के अंदर क्लियर करते हैं, जब बोलते हैं जिसकी पीरियड ऑफ सैलरी कितनी 4 महीने से अधिक की बाकी हो, कितने की 4 महीने अधिक बाकी है, उसको हम प्रिफरेंशियल क्रेडिट के अंदर डाल देते हैं। आंसर इज 6। अंडर पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड द डिफरेंस बिटवीन द पीसी परचेज कंसिडरेशन एंड द शेयर कैपिटल ऑफ द ट्रांसफरिंग कंपनी शुड बी एडजस्टेड टू। देखो पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड अमालगमेशन का फिर क्वेश्चन डाला है मैंने, पूछा गया है एक बार पहले, फिर वापस डाल रहा हूँ, फिर पूछा जाए तो आप ध्यान रखना, पूली ऑफ दो तरह के मेथड होते हैं, पूलिंग और नंबर 1 मर्जर, मेथड ऑफ मर्जर और मेथड ऑफ परचेज। मर्जर को पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड भी कहते हैं, राइट। और ये बोलता है जब पीसी, जब परचेज कंसिडरेशन और शेयर कैपिटल ऑफ द ट्रांसफर कंपनी के बीच में डिफरेंस हो तो एडजस्टमेंट किस में किया जाता है, द आंसर इज जनरल रिजर्व। किस में किया जाता है, जनरल रिजर्व में। 60 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डेफर्ड रेवेन्यू। डेफर्ड रेवेन्यू एकदम से फाइनेंशियल मैनेजमेंट का फाइनेंशियल अकाउंटिंग का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा है, जहाँ पे आपको रेवेन्यू कैपिटल और डेफर्ड रेवेन्यू के बारे में डेफिनेशन दे रखी है। उसमें बोलता है डेफर्ड रेवेन्यू खर्चा किसको बोलते हैं, जो क्या होता है, नेचर में तो बड़ा होता है लेकिन उसका फ़ायदा कई सालों तक मिलता है, सिंपल से इसकी बेसिक कंसेप्ट है। तो हैवी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस सेम उसी तरीके से है, एक बार बड़ा लगता है लेकिन आगे आगे फ़ायदा मिलता है। एक्सपेंसेस इनकम रिज्यूमिंग द बिजनेस टू मोर कन्वीनियंट प्रीमाइसेस, सीधी बात है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाओगे, कन्वीनियंट प्रीमाइसेस कन्वीनियंट जगह पे ले जाओगे तो उसका फ़ायदा, एक बार तो बड़ा खर्चा होगा लेकिन फ़ायदा कई सालों तक मिलेगा। प्रीमिनरी एक्सपेंसेस बिल्कुल एक बार बड़ा खर्चा लेकिन फ़ायदा कई सालों तक मिलेगा। लेकिन डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स एसेट ये इसके अंदर नहीं आता, कि ये इसको ये क्या है हमारा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस नहीं हो सकता। डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट पे डेप्रिसिएशन इस नेचर का नहीं होता। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इनमें से सबसे हाईएस्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल किसकी होती है, आंसर इज बी इक्विटी शेयर, क्योंकि यहाँ इसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल फिक्स नहीं होती, ये बहुत ज़्यादा भी देनी पड़ सकती है, कम भी देते हैं, लेकिन इसकी सबसे हाईएस्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है, बाकी सबकी तो क्या होती है, फिक्स होती है। रिस्क इन कैपिटल बजटिंग implies that decision maker knows best of the cash flow। यानी सबसे बड़ी कैपिटल बजटिंग में रिस्क क्या है, जो डिसीजन मेकर है उसको क्या होना चाहिए, इम्प्लाइज, उसके अंदर ये बात है कि जो डिसीजन मेकर है उसको क्या पता होनी चाहिए, कैश फ्लो की क्या बात सबसे पता होनी चाहिए, जो सबसे बड़ी रिस्क है इसके अंदर वो है उसकी क्या प्रोबेबिलिटी पता होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, द रिस्क इन कैपिटल बजटिंग इम्प्लाइज दैट द डिसीजन मेकर नोज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कैश फ्लो की प्रोबेबिलिटी उसको नो होनी चाहिए, तभी वो क्या हो सकती है, ये सबसे बड़ी रिस्क है किसके अंदर, कैपिटल बस्टिंग के अंदर, ठीक है। प्रोबेबिलिटी यानी कैश फ्लो कब प्लस में होगा, कब डेफिसिट में, कब सरप्लस जाएगा, ये इसको प्रोबेबिलिटी पता होती है डिसीजन मेकिंग को, ठीक है, मेकर को। नेक्स्ट 63 द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ आवर फर्म इज, वेटेड एवरेज WACC, जब आप ये पढ़ोगे ये किस में बात कर रहे हैं, फिर बात कर रहे हैं अपन कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, राइट, मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी इसको कह सकते हैं हम। और इसमें है द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर्म फर्म इज द राइट आंसर इज रेट ऑफ रिटर्न ऑफ फर्म मस्ट अर्न ऑन इट एग्जिस्टिंग एसेट्स टू मेंटेन द करंट वैल्यू ऑफ इट स्टॉक। पहला पढ़ लेते हैं डिस्काउंटेड रेट, ये इसमें है नहीं, ये डिस्काउंटेड रेट का अलग ही है, वेटेड एवरेज में डिस्काउंटेड रेट यूज नहीं होता, कूपन रेट इसमें नहीं आता, मैक्सिमम रेट फर्म शुड रिक्वायर्ड ऑन द प्रोजेक्ट इटसेल्फ, ये भी बात नहीं हो सकती। द सेकंड इज द बी इज द राइट आंसर, द रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द फर्म मस्ट अर्न इट एग्जिस्टिंग एसेट्स टू मेंटेन द करंट वैल्यू ऑफ इट्स स्टॉक। करंट वैल्यू ऑफ स्टॉक को मेंटेन करने के लिए एग्जिस्टिंग एसेट्स में फर्म का रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा उसको देखता है वेटेड एवरेज, ठीक है। जब ये पढ़ोगे ऐसी भी बात समझ में आ जाएगी। इफ़ द कैम की बात करी थी अपन, क्या बात करी थी, कौन सा मॉडल है कैम की, सवाल आ रखा है देखो पीछे, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल आ रखा है, ठीक है। वापस एक क्वेश्चन है, इज यूज टू एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल एंड द एक्सपेक्टेड एक्सेस मार्केट प्राइस। मैंने बताया था रिटर्न और रिस्क के बीच में सिस्टमेटिक रिलेशनशिप कहाँ पे होता है, कैम मेंटेन करता है, इज इक्वल टू बीटा, कि इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, इसका फॉर्मूला क्या था, RF प्लस बीटा, RM माइनस
RF, ठीक है। ये बोलता है इस बीच में इन दोनों इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल एंड एक्सपेक्टेड एक्सेस मार्केट रिटर्न, इन दोनों की इक्वल, इन दोनों इक्वल रिस्क कौन करता है, इक्वल कौन करता है, तो बीटा, बीटा करता है इसकी इक्वलेंस, इक्वलेंस करता है तो उसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, डिफरेंस बिटवीन, एक मिनट क्वेश्चन को वापस पढ़ेगा, इफ द कैम इज यूज टू एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल एंड द एक्सपेक्टेड एक्सेस मार्केट, अच्छा इसकी बात कर रहा है ये, इन दोनों के बीच में, ये एक्सेस मार्केट है, ये आपकी रेट ऑफ रिटर्न, इन दोनों के बीच का डिफरेंस एक्सेस, अगर ये ज़्यादा हो जाए तो क्या होता है, द डिफरेंस बिटवीन रिटर्न ऑन मार्केट एंड द रिस्क फ्री रेट, ये कैसे पता करता है, इज इक्वल टू RM माइनस RF, द आंसर इज बी। 65, द टर्म कैपिटल स्ट्रक्चर रेफर्स टू, कैपिटल स्ट्रक्चर किसके ऊपर रेफर होगा, द टर्म कैपिटल स्ट्रक्चर रेफर्स टू, कैपिटल स्ट्रक्चर किस ऊपर होता है, तो सब लॉन्ग टर्म डेट, प्रिफरेंस स्टॉक एंड कॉमन स्टॉक इक्विटी, इसके ऊपर कैपिटल स्ट्रक्चर डिपेंड करता है, राइट। यानी कैपिटल से इसी को बोला जाता है कि लॉन्ग टर्म डेट जैसे इक्विटी, इक्विटी आ गया, डिबेंचर, डिबेंचर आ गया, प्रेफरेंस शेयर आ गया, और कॉमन स्टॉक इक्विटीज अगर सारी होगी वो सारे क्या बोलेंगे, कैपिटल, आंसर इज ए। 66, द फर्दर अ फर्म ऑपरेट्स अबाउट ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट द क्लोजर इट डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज मेजर अप्रोच, कहने का मतलब अगर फर्म BOP से अबाउ काम करेगा, BOP से अबाउ काम करेगा, राइट, तो उसका डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, ऑपरेटिंग लिवरेज की डिग्री मैंने बताया था, एक तो फाइनेंशियल लिवरेज की बात कही थी, मैं ऑपरेटिंग लिवरेज की बात भी कर सकता हूँ, कर लेता हूँ आपके साथ में। ऑपरेटिंग लिवरेज का मतलब ये हुआ कि भैया हमारे सामने बात आ गई EBIT अपॉन सेल्स, यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये क्या, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन सेल्स, यानी सेल्स के ऊपर ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना हुआ, एक तरह से प्रॉफिट वाली बात करता है, ठीक है ना, तो बोलते ऑपरेटिंग लिवरेज, तो बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट से अगर थोड़ा सा ऊपर उठ गया, क्या होगा, ब्रेक इवन पॉइंट से, ब्रेक इवन पॉइंट का सा पॉइंट जहाँ पे क्या हो, नो प्रॉफिट नो लॉस वाली बात, अगर उससे थोड़ा सा ऊपर उठ गया तो क्या डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग एवरेज क्या हो जाएगा, कि भैया 0 से ऊपर उठेगा तो क्या होगा, आंसर 1 ही होगा, -1 हो नहीं सकता, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऊपर उठ रहा है, ब्रेक इवन से ऊपर जा रहा है यानी प्रॉफिट में होगा, तो यहाँ पे आंसर होगा C1, ठीक है, समझ लो, नहीं समझे, अबाउट ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो क्या हो जाएगा 1 + 1, माइनस होगा नहीं, 0 होगा नहीं, इन्फिनिटी होगा, राइट। 67, द assets market systematic risk is measured by बीटा कोफिशिएंट, आंसर इज 67, बताओ कैसे किया, कि जहाँ सिस्टमेटिक बात आई तो वहाँ कैम की बात आएगी, और कैम बात किससे मेजर करता है, बीटा से मेजर करता है, किससे मेजर करता है, बीटा से मेजर करते हुए चलता है, राइट। चले आगे। 68, रिटेन अर्निंग आर एन इंडिकेशन ऑफ कंपनीज लिक्विडिटी द सेम एज कैश इन द बैंक, नहीं, नॉन इम्पोर्टेंट व्हेन डिटरमाइनिंग डिविडेंड, ऐसी बात नहीं है, डिविडेंड रिटेन अर्निंग से निकाल के देते हैं हम, फिर वही डिसीजन होता है कि रिटेन अर्निंग रखनी है या डिविडेंड बांटना है। द कम्युलेटिव अर्निंग ऑफ द कंपनीज आफ्टर डिविडेंड, डिविडेंड देने के बाद बची हुई सारी अर्निंग को हम क्या बोलते हैं, रिटेन अर्निंग बोलते हैं, आंसर इज डी। 69, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स डज नॉट रिवॉर्ड शेयर होल्डर फॉर इन्वेस्टिंग इन ए कंपनी, कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए कौन सी टेक्निक शेयर होल्डर को फायदा या रिवॉर्ड नहीं देती, द आंसर इज, पढ़ लेते हैं, रीपरचेजिंग कंपनी शेयर, यानी रीपरचेजिंग कंपनी शेयर यानी बायबैक, इसको बोल देते हैं बायबैक, बायबैक में रिवॉर्ड मिलता है कि नहीं मिलता, देखते आगे। ऑफरिंग नॉन पेक्यूनरी बेनिफिट, को नॉन पेक्यूनरी कैश में नहीं देकर किस तरह का बेनिफिट दे तो, या मेकिंग अ राइट इशू, यहाँ पे भी फायदा होता है शेयर होल्डर को, यहाँ पे भी फायदा होता है, ठीक है, लेकिन राइट इशू में या शेयर होल्डर को फायदा नहीं होता, राइट इशू किसको मिलते हैं, राइट इशू किसको मिलते हैं, राइट इशू मिलते हैं किसको, मिलते हैं राइट इशू में मिलते हैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, राइट, किसको मिलते हैं, शेयर होल्डर को। तो यहाँ पे कोई ज़्यादा विशेष रिवॉर्ड नहीं मिलता, बस एक रिवॉर्ड मिलता है कब आप, यहाँ देखो बाई बैक में ज़्यादा पैसा मिलेगा, जितने में शेयर उससे ज़्यादा मिलेगा, ऑफरिंग नॉन पेनिक्यूर बेनिफिट यानी बोनस डिविडेंड कुछ भी दोगे तो पैसा मिलेगा, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, आपको उसी रेट में बस आपको ऑफर दिया जाता है कि आप पहले खरीद लो, देखो मार्केट में भाव ज़्यादा है कंपनी के, दूसरे खरीद रहे हो उससे पहले पहला ऑफर आपको है, दूसरों को बाद में देंगे, पहले आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर तो आप इसको खरीद लो, तो यहाँ पे कोई बड़ा फायदा रिवॉर्ड शेयर होल्डर को नहीं मिल रहा था, आंसर इज सी। 70, a dash occurs when there is an increase in the number of share outstanding by reducing the par value of stock, यानी नंबर ऑफ शेयर तो बढ़ जाते हैं लेकिन जो पार वैल्यू वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो सीधी सी बात है स्टॉक स्प्लिट, यानी जहाँ 1000 शेयर थे 100 रुपये के @ 100 के थे, शेयर कर दिए, शेयर मैंने डबल कर दिए 2000,
और इसको कर दिया 50, तो क्या शेयर को स्प्लिटनेस कर दी, स्प्लिट कर दिया, पार्ट किया हमने, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, यहाँ पे देखो 76 यहाँ पे आया। अब यहाँ पे सवाल स्टार्ट हो गए, इनकम टैक्स के आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। 71 डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 है। देखो इनकम टैक्स का है 24 के अंदर डिडक्शन हाउस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है। 24 में डिडक्शन कितना मिलता है? आंसर इज 30% ऑफ NAV। 72 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 10, जो एग्जेम्पशन सेक्शन है जिसमें इनकम नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ टोटल इनकम, जो सेक्शन 10 के अंदर 10 के अंदर आती है, उसमें कौन से नहीं है? इसमें HUF में मेंबर का शेयर बिल्कुल एग्जेम्प्ट है। शेयर इनकम ऑफ पार्टनर, पार्टनर का जो प्रॉफिट होता है, जो वहाँ एक बार टैक्स लग चुका होता है फर्म में, वापस पार्टनर जब पर्सनल इनकम करता है तो एग्जेम्पशन सेक्शन 10 के अंदर मिल जाती है। लेकिन सैलरी रिसीव्ड बाय पार्टनर फ्रॉम द फर्म, यहाँ पे उसको एग्जेम्पशन नहीं मिलती। था आंसर इज सी। रिबेट ऑफ इनकम टैक्स इज डिफाइंड, रिबेट किसमें? सेक्शन 87A के अंदर रिबेट दे गया था। आंसर इज बी। सरचार्ज इज डिवाइड ऑन द टोटल इनकम, जो टोटल इनकम 1 करोड़ के ऊपर हो जाएगी तभी सरचार्ज लगेंगे, नहीं तो नहीं लगेगा। ग्रेचुइटी किसमें दे रही है? सेक्शन अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 के अंदर, जिसकी लिमिट 20 लाख से, तो लिमिट भी पूछ सकते हैं, सेक्शन तो पूछ ही रखी है यहाँ पे, तो आंसर इज सी। इनकम टैक्स एक्ट कब आया? इनकम टैक्स एक्ट आया भैया, इनकम टैक्स एक्ट को हम बोलते हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961, लेकिन वो लागू कब हुआ था? वो लागू हुआ 1 अप्रैल 1962 के अंदर। ये बात ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन आ चुका है इसी प्रकार का। मिस्टर चंचल रिसीव अ गिफ्ट 80,000 फ्रॉम हिज, 80,000 रुपये गिफ्ट मिला उसको अपने फ्रेंड से। कहाँ पे? ओकेशन ऑफ हिज ओन मैरिज, खुद की मैरिज के ऊपर क्या मिला? गिफ्ट मिला। खुद की मैरिज के डे के ऊपर क्या मिला उसको? गिफ्ट मिला। और गिफ्ट जब मैरिज के ओकेशन पे मिलता है तो वो टैक्सेबल नहीं होता। यहाँ पे देखना कन्फ्यूजिंग सवाल है। गिफ्ट मिलता है 50,000 से ऊपर मिलेगा, 50,000 से ऊपर गिफ्ट मिलेगा तो टैक्सेबल होगा अदर सोर्सेज के अंदर, लेकिन जब इन ओकेशन ऑफ ओन मैरिज के ऊपर मिलता है तो गिफ्ट टैक्सेबल नहीं होता, एग्जम्प्टेड होता है, राइट। सेक्शन 80 QQB इनकम टैक्स के अंदर किसको डील करती है? तो रॉयल्टी इनकम, जो रॉयल्टी इनकम होती है उसको डील करती है सेक्शन QQB। ये तो आपको याद करनी पड़ेगी, सेक्शन का नाम और सब चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी। ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट, यानी इनकम ट्रांसफर कर दी एसेट के नाम पर, एसेट ट्रांसफर नहीं किए, तो ये किसके इन हैंड में? इसको तो क्लबिंग का प्रोविजन आ गया यहाँ पर, क्या गया? क्लबिंग ऑफ इनकम। तो वहाँ पे किसके लिए होगा? जो ट्रांसफर कर रहा है, ट्रांसफर ओनली, उसके अंदर ये इनकम वापस क्या हो जाएगी? क्लब हो जाएगी, उसके अंदर टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर ओनली, ठीक है। आंसर इज ए। 80 द फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड फ्रॉम क्लेमिंग एक्सपेंडिचर अंडर सेक्शन 37, जो रेजिडुअल सेक्शन है 37, जनरल सेक्शन इसको बोलते हैं, वाइल कंप्यूटिंग प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम द BPV हेड के अंदर 37 सेक्शन है, उसमें बोला जनरल कंडीशन क्या सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो यहाँ देखते चारों ऑप्शन देख लेते। द एक्सपेंडिचर मस्ट नॉट बी इन कैपिटल नेचर, सही बात है, कैपिटल नेचर नहीं होना चाहिए, रेवेन्यू नेचर को होना चाहिए। द एक्सपेंडिचर मस्ट नॉट बी इन पर्सनल नेचर, बिजनेस पर्पज से होना चाहिए। द एक्सपेंडिचर मस्ट बी इनकर्ड होली एंड एक्सक्लूसिव फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, एकदम सही बात है। तो आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। ये सारी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए तभी 37 के अंदर डिरेक्शन क्या होगा? सेटिस्फाई करेगा उसकी कंडीशंस को। 81 द प्रोविजन ऑफ मैट, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स का प्रोविजन है, वो किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है? वो इंडियन कंपनी के ऊपर भी एप्लीकेबल होता है, वो फॉरेन कंपनीज के ऊपर यानी कंपनीज के ऊपर ही एप्लीकेबल होता है वो, नंबर 1। LLP के ऊपर वो एप्लीकेबल नहीं होता, LLP पे वो एप्लीकेबल नहीं होता। द आंसर इज बी, यानी वो किस पे एप्लीकेबल होता है? बोथ इंडियन कंपनी और फॉरेन कंपनी। LLP पे, LLP क्या लगता है? AMT लगता है, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स, ठीक है। आगे 82 द प्रोविजन ऑफ 115JB आर एप्लीकेबल इन केस ऑफ 115JB, ये किस पे एप्लीकेबल होता है या ये किस पे लगता है? द आंसर इज ऑल कंपनीज, आंसर इज ऑल कंपनीज, कंपनीज के ऊपर ये सेक्शन लगता है, राइट। द TDS सर्टिफिकेट इशूड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय, आपने देखा होगा गवर्नमेंट जितने भी एम्प्लॉय होते हैं आपके घर में होगा कहीं पे भी होंगे, उनको कौन सा फॉर्म देते हैं सैलरी के अंदर? कौन सा? फॉर्म 16। कौन सा देते हैं? फॉर्म 16। ये तो आपको कॉमन सी बात है, पता ही होगा, राइट। 26U में तो हम उसका रिटर्न भरते हैं, TDS रिटर्न, राइट। कोटेशन ऑफ पैन इज कंपलसरी इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, किस केस में पैन का कोटेशन कंपलसरी है? लिस्ट ऑफ, ये काफ़ी लिस्ट है बड़ी, जब आप पढ़ोगे आपको पता चल जाएगा। तो इसमें सबसे पहले देख लेते हैं, डिपोजिट एक्सी 50,000 से ज़्यादा अगर पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक में अगर जमा कराते हो तो पैन कार्ड का होना अनिवार्य है, जरूरी है। पेमेंट टू होटल ऑफ बिल 50,000 एट एनी वन टाइम, तो ये वाला सिस्टम नहीं होगा। तो आंसर इज ए, यानी 50,000 से ज़्यादा अगर पोस्ट ऑफिस सेविंग या सेविंग अकाउंट में जमा करोगे तो आपको पता होगा, बैंक में जाते हो 50,000 से ज़्यादा जमा कराते हो तो आपको पैन कार्ड होना आपका अनिवार्य, मैंडेटरी है, कंपलसरी है। 85 इंटरेस्ट ऑन डिफरमेंट ऑफ एडवांस टैक्स इज लेवाइड अंडर,
यानी एडवांस टैक्स भरने में आप विफल होते हो तो उसके ऊपर लगता है इंटरेस्ट। कौन सी सेक्शन में लगता है भैया, ये आपसे पूछा गया है। तो आंसर इज 234C, सेक्शन 234C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 में लगता है क्या, इंटरेस्ट। ए लगता है रिटर्न नहीं भरने में और बी लगता है इंटरेस्ट ऑफ लेट फाइलिंग में, ठीक है। एडवांस टैक्स की अगर आप कहीं पे भी डिफॉल्ट करते हो तो 234C लगता है। 86, हाई कोर्ट एन अपील टू हाई कोर्ट अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ ITAT इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल is to be filed with a period of 120 days। in the period of 120 days आगे क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम द डेट ऑन विच ITAT ऑर्डर कम्युनिकेट में, ITAT में केस हार जाते हो, ऑर्डर आ जाता है, उसके अगेंस्ट जाना तो 120 दिन के अंदर आपको किस में, हाई कोर्ट में अपील कर सकते हो, राइट। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी कर सकते हो। लॉस फ्रॉम, ये सेट ऑफ एंड कैरी फॉर्ड से क्वेश्चन डाला है। लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस, स्पेकुलेशन बिजनेस से होने वाला लॉस, क्या वो सेट ऑफ हो सकता है एनी नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस के प्रॉफिट से? आंसर इज नो, आंसर इज नो, ठीक है। लॉस फ्रॉम नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट स्पेकुलेशन इनकम, ये होता है। लॉस फ्रॉम नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट स्पेकुलेशन, यानी नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस इसके इनकम के साथ सेट ऑफ हो सकता है, लेकिन इसका लॉस इसके साथ सेट ऑफ कभी भी नहीं हो सकता। तो क्वेश्चन नंबर ए राइट है। बाकी देख लो, आगे पॉइंट पढ़ लो। लॉस फ्रॉम नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट स्पेकुलेशन बिजनेस, जो अपना आंसर है ये ही है ना। यानी उसका लॉस उसके साथ सेट ऑफ नहीं हो सकता, ये गलत आंसर है। हो सकता है प्रॉफिट फ्रॉम नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट स्पेकुलेशन इनकम, नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, ठीक है। ये आपस में हो नहीं सकता, प्रॉफिट प्रॉफिट कैसे सेट ऑफ होगा, राइट। तो ऐसे भी सी गलत है एंड द ए इज द राइट आंसर। 88, इन इनकम टैक्स एक्ट 1961 डिडक्शन अंडर सेक्शन 86, 80C से लेकर 82 तक डिडक्शन किससे एक्सीड नहीं हो सकते। यहाँ पे ध्यान रखना, 80C की लिमिट नहीं पूछी आपको, ये बोला है कि 80C से लेकर 80U तक आप किससे एक्सीड नहीं कर सकते। तो आंसर इज ए, ग्रॉस टोटल इनकम से ज़्यादा नहीं हो सकता। भैया इनकम इतनी है, उसका डिडक्शन इससे ज़्यादा कैसे हो सकता है। अगर इनकम 1 लाख है, ग्रॉस टोटल इनकम है, उसका डिडक्शन 1,20,000 थोड़ा, -20,000 थोड़ा हो सकता है डिडक्शन। तो जितनी ग्रॉस टोटल इनकम है उतना ही डिडक्शन अलाउ होगा। मिस्टर शर्मा कॉन्ट्रीब्यूट टू पॉलिटिकल पार्टी, ही कैन अवेल डिडक्शन। मिस्टर शर्मा पॉलिटिकल पार्टी में पैसा डाल रहा है और शर्मा जी को डिडक्शन कौन से सेक्शन में मिलेगा। तो आंसर इज बी, सेक्शन 80G बी, 80G चलो क्वेश्चन नंबर 19, सुरजीत है जो एक नॉन रेजिडेंट इंडियन है, प्रीवियस ईयर अंदर क्या करता है, कंसल्टेंसी फी करता है 50 lakhs टू एक्स लिमिटेड। 50 लाख किसको पे करता है, एक्स लिमिटेड, जो कि खुद क्या है कि नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी है, खुद नॉन रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट को करता है ये इंडिया में, ध्यान रखना। तो इंडिया में आते इंडिया में टैक्सेबल तो हो ही जाएगा। द कंसल्टेंसी फीस हैज़ बीन पेड इन कनेक्शन विद द प्रोजेक्ट एंड लाइजिंग ऑफिस इन इंडिया, इसके रिलेटेड कंसल्टेंसी फीस पे कर रहा है। अंडर विच सेक्शन मिस्टर सुरजीत इज ऑब्लिगेशन टू पे TDS, डिडक्शन एट टैक्स और शो दो। TDS कौन से सेक्शन में काटेगा, क्वेश्चन ये है। तो जैसे ही कंसल्टेंसी आता है आप लोगों के दिमाग में 194 क्या आ जाता है, जे आ जाता है, लेकिन यहाँ पे 194 जे नहीं होकर यहाँ पे क्या होगा, 195 होगा। रीज़न बीइंग, यहाँ पे बात है जब नॉन रेजिडेंट आदमी किसी को पैसा देता है या उसको रिसीव होता है तो उसका TDS किस में करता है, उसका TDS करता है 195 के अंदर, 194 जे के। कंसल्टेंसी देके क्या कंफ्यूज मत हो जाना, राइट। चले आगे 91 क्या बोलता है, यहाँ तक इनकम टैक्स। अब आगे देखते हैं। डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड इज कवर्ड अंडर सेक्शन, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड का डिक्लेरेशन कौन से सेक्शन में कवर होता है, आंसर इज बी, सेक्शन 123। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑडिट रिस्क, इनमें से ऑडिट रिस्क इनहेरेंट है, डिरेक्शन है, कंट्रोल है, लेकिन ओमिशन रिस्क नहीं होता है। ये क्या है, एरर है। ये क्या है, एरर, अकाउंटिंग एरर है, राइट। 93, अ कॉस्ट ऑडिटर सबमिट इज रिपोर्ट, अ कॉस्ट ऑडिटर सबमिट इज रिपोर्ट टू, कॉस्ट ऑडिटर अपनी रिपोर्ट किसको सबमिट करेगा, द आंसर इज ए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। आंसर इज ए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, मैटेरियलिटी, ये देखो ए से पूछा, अकाउंटिंग ऑडिटिंग स्टैंडर्ड से पूछा गया, सॉरी ऐसे, ये नहीं, ये किसे पूछा, ऐसे से पूछा गया, स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग। मैटेरियलिटी इज अप्लाइड बाय द ऑडिटर ओनली ड्यूरिंग द प्लानिंग स्टेज, पहली बात नहीं, उसको पूरे जब तक ऑडिट करेगा जब तक उसको मैटेरियलिटी फैक्टर को अप्लाई करके रखना पड़ेगा।
ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल बी इंडिपेंडेंट ऑफ द ऑडिटिंग ओनली एट द बिगिनिंग ऑफ द क्यों, बाद में भी इंडिपेंडेंस, स्टार्टिंग में ऑडिट लेते समय तो ना, पूरी ऑडिट कंप्लीट करते समय उसको इंडिपेंडेंट ही रहना पड़ेगा। ऑडिटर इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिटेक्शन ऑफ मिस स्टेटमेंट, यहाँ तक तो ऐसे ही गलत होता है कि भाई नहीं, रेस्पॉन्सिबल कैसे नहीं होगा, रेस्पॉन्सिबल होगा, हमें स्टेटमेंट डिटेक्शन क्यों नहीं किया, लेकिन दैट आर नॉट मटेरियल टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज होल, पर उस चीज़ के लिए जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए एज होल मटेरियल नहीं करता, उस मैटर के लिए ऑडिटर रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा। द आंसर इज सी, द आंसर इज सी, डी पढ़ लेते हैं। ऑल डिस्क्लोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल बी एज पर गाइडेंस बाय द ऑडिटर ऑफ द फाइनेंशियल, नहीं, एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है, सारा उसके अकॉर्डिंग हो ये जरूरी नहीं है। द आंसर इज सी। 95 द फर्स्ट ऑडिटर ऑफ कंपनी शैल बी अपॉइंटेड बाय द, यहाँ ऑडिटर, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर आपको पढ़ना पड़ेगा, 139 सेक्शन है उसमें पढ़ना पड़ेगा। पहला ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है कंपनी का बोर्ड, कितने दिनों में करना पड़ता है उसको, 30 डेज के अंदर, कितने दिन में, 30 डेज के अंदर उसको क्या करना पड़ेगा, पहला ऑडिटर को अपॉइंट करना पड़ेगा, ठीक है। 30 डे फ्रॉम विच, 30 डे ऑफ इज रजिस्ट्रेशन, नॉट फ्रॉम इट फर्स्ट AGM, ठीक है। ऐसे 220 देखो ऐसे का सवाल आ गया, जैसे एज का आया था इंडिया से आएगा, तो वैसे ऐसे का क्वेश्चन भी आएगा, 100% आएगा। ऐसे 230 स्टैंड फॉर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। परमानेंट ऑडिट फाइल कंटेंट्स, अब यहाँ पर देखो परमानेंट ऑडिट दो तरह की फाइल होती है, करंट ऑडिट और एक परमानेंट ऑडिट फाइल। तो सवाल है परमानेंट ऑडिट फाइल कंटेंट, उसमें क्या होता है, उसमें होता है आंसर इज डी, एनालिसिस ऑफ सिग्निफिकेंट रेशियो एंड ट्रेंड्स, ठीक है। ऑडिट प्रोग्राम उसके अंदर नहीं होता, करंट में होता है। एनालिसिस ऑफ ट्रांजेक्शन बैलेंस भी उसमें नहीं होता, लेकिन उसमें एक कॉपी ऑफ मैनेजमेंट लेटर भी होता है, लेकिन द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा, द आंसर इज डी। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर फॉर अ गवर्नमेंट कंपनी कौन करता है, अच्छा, फर्स्ट ऑडिटर को कंपनी का कौन करता है, BOD करता है, लेकिन कब करता है, 30 दिनों के अंदर करना पड़ेगा। और अपॉइंटमेंट ऑडिटर बाय गवर्नमेंट कंपनी कौन करेगा, C&HA करेगा, ये भी कितने दिनों में करेगा, 30 डेज के अंदर, ठीक है। इसको ज़्यादा मिलता है, 60 दिन मिलते हैं, ठीक है। द पर्पज ऑफ इंटरनल ऑडिट इज टू प्रोटेक्ट, किसको प्रोटेक्ट, असेट को प्रोटेक्ट करना है, स्टाफ को करना है, अकाउंटेंट को करना है, या मैनेजमेंट को करना है, आंसर इज असेट, असेट ही मेन है। प्रूविंग ट्रूथ मीन्स वाउचिंग ऑफ, देखो असेट्स ऑफ लाइबिलिटी, वाउचिंग किस लिए करते हैं, असेट और लाइबिलिटी के लिए तो क्या होता है, वैल्यूएशन होता है, क्या होता है इनका, तो वैल्यूएशन होता है। पेमेंट के लिए कुछ नहीं होता, एक्सपेंसेस के लिए क्या होता है, वाउचिंग, एक्सपेंसेस, और इनकम के लिए क्या होता है, वाउचिंग। इनकम में ऑप्शन है नहीं, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या हो जाएगा, बी, एक्सपेंसेस के लिए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्सपेंसेस, ठीक है। मैक्सिमम टर्म ऑफ इंडिविजुअल ऑडिटर, एक इंडिविजुअल ऑडिटर का मैक्सिमम टर्म कितना होता है, 1 टर्म ऑफ 5 ईयर, आंसर इसका। ऑडिट कमेटी शुड बी हैव मिनिमम ऑफ, ऑडिट कमेटी शुड हैव मिनिमम ऑफ कितने नंबर होना चाहिए ऑडिट कमेटी के अंदर, आंसर इज 3 नंबर ऑफ डायरेक्टर। When the auditor is an employee of an organization being audited, the audit is classified as the desk quality audit, कौन सी quality audit हो जाएगी, then auditor is an employee, organization का employee है, being audited, the audit is classified as नंबर ए क्वालिटी ऑडिट, पर कौन सी, एज एन टेस्ट इंटरनल क्वालिटी ऑडिट, द आंसर इज ए, इंटरनल क्वालिटी ऑडिट। तो मोस्ट, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, ऑडिटर क्या है, एम्प्लॉय है, और इंटरनल ऑडिटर जो होते हैं वही क्या होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं। इसके एम्प्लॉय इन द सेंस उसको क्या करते हैं, एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से बेसिस करता है मैनेजमेंट खुद। द मोस्ट कंपेरिजन टाइप्स ऑफ ऑडिट इज द सिस्टम ऑडिट, द मोस्ट कंपेरिजन टाइप ऑफ ऑडिट इज द सिस्टम ऑडिट which examine suitability and effectiveness of the system as a whole. The most comparison type of audit is quality system audit, जो क्या करती है, which examine suitability and effectiveness of the system as a whole, पूरे सिस्टम होल के लिए इफेक्टिव और कंपेरेटिव चेक करती है, आंसर इज बी। Audit is a fact-finding process that compares actual result with the specified standards and plan. Standards और plan है उसमें actual result को इन दोनों में compare करती है, जो fact finder उसको बोलते हैं audit बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, audit बोलते हैं, ठीक है। Statutory auditor can be removed by statutory auditor, कौन निकाल सकता है, सिर्फ एक ही आदमी निकाल सकता है, वो शेयर होल्डर, आदमी मतलब एक ही लोग निकाल सकते हैं, वो शेयर होल्डर उसको कभी भी निकाल सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। If the debentures are issued at collateral security, as a collateral security debenture issue किया है, बैंक को किया या क्रेडिटर को किया है, ठीक है। तो ऑडिटर को क्या करना है, ऑडिटर नीड्स टू इंश्योर दैट सच इशू इज अप्रूव्ड बाय, कौन अप्रूव करे उसको, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अगर BOD ने अप्रूव नहीं किया गया है तो कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में डिवेंचर नहीं दिए हुए होने चाहिए, राइट।
क्वेश्चन नंबर 108, द आंसर इज बी। ऑडिट वर्किंग पेपर शैल बी रिटेन फॉर अ पीरियड ऑफ, ऑडिट वर्किंग पेपर को हमें कब तक रिटेन करना है, हमें करना है 7 ईयर्स तक। कब तक करना है? 7 ईयर। एसक्यूएल में दे रखा है तो इसका आंसर है 7 ईयर। इंटरनल ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय, इंटरनल ऑडिट कौन अपॉइंट करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ऐसे तो मैनेजमेंट अगर इसमें आंसर होता तो अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट होता, लेकिन मैनेजमेंट खुद इट सेल्फ क्या होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो आंसर इज डी। सेक्शन 146 ऑफ द कंपनी एक्ट डील्स विद, 146 किससे डील करता है? 146 डील करता है ऑडिटर टू साइन ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिटर टू साइन ऑडिट रिपोर्ट, उसके साइन रिपोर्ट। सॉरी 146 करता है आपका ऑडिटर टू अटेंड अ जनरल मीटिंग। आंसर इज सी। जनरल मीटिंग अटेंड करने का ऑडिटर को क्या है? पावर है उसके पास। 146 में उसके अंदर पावर दिखा है कि उसको ऑडिटर क्या करेगा? अटेंड करेगा, आपकी जनरल मीटिंग अटेंड कर सकता है, राइट। ओके, आगे चलते हैं। मैनेजमेंट ऑडिट अदरवाइज भी कॉल्ड एफिशिएंसी ऑडिट, कई बार पूछा गया सवाल है कि मैनेजमेंट ऑडिट का और क्या नाम हो सकता है? एफिशिएंसी ऑडिट। प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इशू ऑफ शेयर, जब शेयर इशू किया था तब आया प्रीमियम। 100 रुपये का शेयर 110 में किया, प्रीमियम आया। अब शेयर क्या कर रहे हैं? लेटर शेयर फॉरफिटेड कर रहे हैं। अब वो ट्रांसफ़र किस में होगा? क्या प्रीमियम अकाउंट किस में ट्रांसफ़र होगा? क्या वो कैपिटल रिजर्व में होगा? क्या वो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में होगा? क्या वो कैपिटल अकाउंट में होगा? क्या कहीं पे भी नहीं होगा? तो मेरी बात सुनो, शेयर प्रीमियम का यूज़ हम एक बार शेयर प्रीमियम अकाउंट में पैसा जा चुका है तो उसका यूज़ हम सिर्फ 5 चीज़ों के लिए करते हैं। कहाँ बोला हुआ है? सेक्शन 52 के अंदर बोला हुआ। कहाँ बोला है? सेक्शन 52 में। उन 5 चीज़ों में क्या ये नाम है कैपिटल रिजर्व? नहीं है। क्या नाम शेयर फीडर अकाउंट है? नहीं है। क्या कैपिटल अकाउंट है? नहीं है। तो नन ऑफ द, डी इज द राइट आंसर है। कि शेयर पेमेंट में एक बार पैसा गया उस अकाउंट के अंदर तो सिर्फ 5 चीज़ों के लिए बाहर निकल सकता है। 5 चीज़ें सेक्शन 52 में दे रखी है, ठीक है। नेक्स्ट, डैश ऑडिट इज नॉट एन स्टैच्यूटरी रिक्वायरमेंट, स्टैच्यूटरी रिक्वायरमेंट नहीं है इस ऑडिट का। तो नंबर ए, मैनेजमेंट ऑडिट। आप चाहो तो करवाओ, नहीं तो मत करवाओ। ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल ऑडिट, इंटरनल ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉपर कंट्रोल होना चाहिए, परफेक्ट अकाउंटिंग सिस्टम के लिए करवाते हैं, एसेट प्रोटेक्शन के लिए। ऑल ऑफ दिस अबाउ। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन प्रिपेयर करता है? कि साहब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, एएसबी। आंसर इज सी। विंडो ड्रेसिंग इम्प्लाइज, विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है जब कंपनी क्या करती है अपने प्रॉफिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या करती है? मैनिपुलेट करती है और हाई वैल्यूएशन दिखाती है ताकि इन्वेस्टर को लुभाया जाए, इन्वेस्टर का पैसा लिया जाए, तो उसको बोलता है विंडो ड्रेसिंग, राइट। तो उसको बोलते हैं ओवर वैल्यूएशन ऑफ असेट, ओवर वैल्यूएशन ऑफ असेट। इन नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कंपैरिजन टू द इंडिपेंडेंट ऑडिटर, इंटरनल ऑडिटर इज मोर लाइकली टू बी कंसर्न्ड विद, इंडिपेंडेंट ऑडिटर के कंपैरिजन में इंटरनल ऑडिटर किस चीज़ के लिए ज़्यादा कंसर्न होता है? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बी, क्योंकि वो इंटरनल ऑडिटर होता है तो उसको पता होता है सिस्टम का कंट्रोल कैसा है। प्रोप्राइटरी ऑडिट रेफर्स टू वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंट, एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट एंड प्रोप्राइटरी कंसर्न, इंक्वायरी अगेंस्ट जस्टिफिकेशन एंड नेसेसिटी ऑफ एक्सटेंशन एंड ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट। वैसे तो प्रोप्राइटरी रेफर होता है गवर्नमेंट ऑडिट के लिए, ठीक है। गवर्नमेंट ऑडिट के अंदर ही प्रोप्राइटरी ऑडिट होती है, बाकी नॉर्मल अदर भी करवा सकते हैं। तो खाली गवर्नमेंट ऑडिट बोलो तो बात गलत हो जाती है। देखो आंसर ये भी आपके सामने था। दूसरा, आप देखोगे एग्जामिनेशन अकाउंट फॉर प्रोप्राइटरी कंसर्न, तो आप इसको सही करके आ जाओगे, लेकिन इसका सही आंसर है सी, इंक्वायरी अगेंस्ट जस्टिफिकेशन एंड नेसेसिटी ऑफ एक्सप्रेसेस। कहने का मतलब प्रोप्राइटरी ऑडिट में ऑडिटर ये देखता है कि सिर्फ ऑडिट नहीं, उसके आगे तक की ऑडिट करता है, आगे तक का सोचता है। कहने का मतलब वो ये कहता है खर्चा किया तो कोई बात नहीं, किया तो आपने सही है, अथॉरिटी भी सही है, खर्चा भी सही है, लेकिन करने की ज़रूरत क्या पड़ी, उसका जस्टिफिकेशन वो पूछता है, उसकी नेसेसिटी पूछता है कि उसकी ज़रूरत क्या पड़ी। तो मोस्टली गवर्नमेंट जो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे प्रोप्राइटरी ऑडिट की जाती है और वहाँ पे देखा जाता है खर्चा किया तो बिन फालतू का खर्चा तो नहीं कर दिया, क्या इसकी ज़रूरत एक्चुअल में थी, क्या इसको बचाया जा सकता था। तो वहाँ पे ऑडिट क्या करता है? ऑडिटर प्रोप्राइटरी ऑडिट करता है, राइट। नेक्स्ट, पावर एंड राइट्स ऑफ एन ऑडिटर इंक्लूड्स, सारे ही है। डी, राइट टू एक्सेस बुक्स ऑफ अकाउंट, राइट टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द ऑफिस, राइट टू अटेंड जनरल, ऑडिटर के सारे पावर है। एंड द लास्ट वन, द ऑडिटर्स रिपोर्ट शैल बी अटैच टू, किसके साथ अटैच होगी ऑडिटर रिपोर्ट? तो आपने देखा होगा जब भी ऑडिटर रिपोर्ट आती है किसके साथ आती है? एवरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ आती है, ठीक है। ये आपके सामने बेस क्वेश्चन 120 क्वेश्चन हमने कोशिश की 120 क्वेश्चन को आपके सामने हर किसी सेगमेंट से, हर किसी चैप्टर से निकाल के आपके सामने रखने की। हमारा
मतलब इन क्वेश्चंस को कराने का, इसका उद्देश्य ऑब्जेक्टिव एक ही है कि आपको ये बताया जाए कि क्वेश्चन इस प्रकार के आएंगे, आपको तैयारी इस प्रकार की करनी है, ज़्यादा आप किसी चीज़ में उलझे ना। और जो वन एग्ज़ाम डॉट इन पर है, जो हमने मटेरियल आपको कंपाइल करके दिए, जो क्वालिटी मटेरियल हम आपको दे रहे हैं, उस क्वालिटी मटेरियल के अंदर ये सारी चीज़ें जो अभी तक मैंने 120 क्वेश्चन करवाए, इन सब के रिलेटेड आस्पेक्ट उसके अंदर है। प्लस हम वन एग्ज़ाम डॉट इन पर आपको 10 MCQs देंगे टेस्ट, जो एग्ज़ाम से पहले आप वो 10 टेस्ट दोगे। वो 10 टेस्ट में आप अपने आप को इवेल्यूट करो, अपने आप को देखो कि आपकी तैयारी किस प्रकार की है और आप क्या इस एग्ज़ाम में आप पास होने के कितने परसेंटेज आपके चांसेस या एफिशिएंसी इस एग्ज़ाम को पास करने की आपको लगती है। तो 10 एग्ज़ाम्स के अंदर हम आपको 10 MCQs के अंदर 120 क्वेश्चंस के MCQ होंगे, वहाँ पे करीबन आपकी सारी हर तरीके के MCQ डालेंगे, जिसमें से 30 to 40% MCQ तो मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ कि ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं और 100% आते ही आए। ठीक है, तो इस प्रकार का एश्योरेंस है। और आप एक बार ज़रूर वन एग्ज़ाम डॉट इन की साइट पर, जिसके यहाँ पे आपके इस ऐप में लिंक भी है, उस साइट पे आप विज़िट कीजिएगा। और किसी प्रकार की कोई सजेशन या हो तो वहाँ पे चैट बॉक्स पे, जहाँ पे आप हमसे बात कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।